आदाब आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका WCG न्यूज में। आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे थे। नतीजे आ चुके हैं। 5 में से 4 में भारतीय जनता पार्टी ने धुआंधार वापसी की है। हालांकि उन 4 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से थी और फिर एक बार चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई है। तो पंजाब रह रहा था जहां पे कांग्रेस अकेली, इन 5 में से 1 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी, वो भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पंजाब में धूल चटा के ले लिया है। धूल चटाना शब्द इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि सीएम थे, दोनों 2 सीटों से लड़ रहे थे, दोनों सीट हार गए। और प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के रत्न थे, वो भी हार गए। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि भाजपा से कांग्रेस में महत्वाकांक्षी बन के आए थे, वो तक अपनी सीट नहीं बचा पाए, जो खुद को पूरे 5 साल कहीं ना कहीं सीएम से सीधे टक्कर लेते नजर आए। तो हमारे साथ पैनल में बहुत से लोग जुड़े हैं आज की इस चुनाव पे चर्चा करने के लिए। चिराग, आपका कैमरा शायद थोड़ा टेढ़ा है, सीधा कर ले। हाँ, तो सबसे पहले हर्ष है, काफी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, ये भी अपना अनुभव साझा करेंगे। दीपक है, साथी है, संवाददाता है, ये भी अच्छा बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश के बारे में। और जो एक स्पेशल मेहमान है वो है ऋषि जी। काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं राजनीति से जुड़ी हुई, और पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं ड्यू से, तो ड्यू के लोगों के राजनीति के ज्ञान का स्तर हम पहले से ही जानते हैं, काफी अच्छा होता है। तो ये भी अपने विचार व्यक्त करेंगे जो पिछले 5 जो अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे है उस पे। और चिराग ऊपर है, ये भी काफी कुछ जानते हैं पंजाब इलेक्शन के बारे में, मीडिया के छात्र है। और राहुल सिंह, राहुल भैया पत्रकार है हमारे, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश में बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बहुत कवर किया है। अभी थोड़ा अंधेरे में है ऐसा देख के नजर आ रहा है इन्हें। तो दीपक, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आप पूरे दिन आज लगभग साथ थे इस पे रिपोर्टिंग में। नतीजे क्या कुछ बता रहे हैं बीजेपी के भविष्य के बारे में और विपक्षियों के बारे में? खैर अभी बीजेपी का बताया आप। बीजेपी के लिए नतीजे चौंकाने वाले नहीं है प्रखर। बीजेपी को पहले से ही अनुमान था कि वो 5 में से 4 राज्यों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीजेपी ऐसा करती दिख रही है। बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब में सबसे ज्यादा पासा और सबसे ज्यादा जो चुनावी समीकरण को बदला है वो बदला है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली मॉडल को पंजाब में पूर्णतः रूप से स्थापित कर दिया है और भगवंत मान, जिन पर कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, अब पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये पंजाब का जो चुनाव था, खास करके पंजाब का चुनाव, ये काफी रोचक था क्योंकि पंजाब में सरकार ने हर कोई, मतलब पंजाब की जनता ने हर एक सरकार देख लिया। अकालियों की सरकार देख ली, बीजेपी की सरकार देख ली, कांग्रेस की सरकार देख ली, तो वहां की जनता के अंदर एक बदलाव का रोष था और उस रोष को लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी के झाड़ू से बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस तीनों का सफाया कर दिया। सखर जी, ऋषि, आपको क्या लगता है ये नतीजे जो आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं जो एक 325 सीटों वाली भाजपा थी 2017 में, आज वो सीटें घटी हैं, तो कुछ हद तक लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी रही होगी जो सीटों में घटोतरी आई है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी एंटी इनकम्बेंसी का मामला था, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी का मामला कहीं से भी होता तो शायद पिछले 3 दशकों का इतिहास आप उत्तर प्रदेश का उठा के देखेंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो रिपीट पे बना हुआ है। बात रही आपने जो बात की एंटी इनकम्बेंसी की, तो आप देखिए कि पूरी तरीके से धड़ल्ले से वोट पड़ा है। इन्होंने कहा पश्चिमी यूपी में, पूर्वांचल में, आप जहां भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से पुनः जीत हासिल करी है। कुछ कैंडिडेट्स के अपने व्यक्तिगत विरोध की वजह से हो सकता है कि सीटें कम आई हों, थोड़ी सी कम, लेकिन पूर्ण बहुमत से ज्यादा की उम्मीद पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने करी थी और पूर्ण बहुमत से कई ज्यादा, और आप देख सकते हैं कि अभी आई है सीट। नहीं, ऐसा कि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों की साख भी दांव पे लग गई। आप केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, पल्लवी पटेल ट्वीट करके उनपे आरोप लगा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को और उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है जित्का सिराथू से, और वो काफी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल की वेबसाइट पे भी दिखाया जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल जीत चुकी है, उसके बावजूद भी क्या ऐसी चीजें हैं कि रोक रही है ताकतें उनको वो विनिंग सर्टिफिकेट देने से? नहीं, देखिए, ये तो प्रशासनिक मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का ना ही कभी कोई अधिकार रहा है, ना ही किसी सरकार का इलेक्शन कमीशन पर कोई अधिकार होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, आपको भी जानकारी होगी कि एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अपना काम कर रही है। बात रही कि दिग्गजों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दिग्गज नहीं है, सिर्फ 2 दिग्गज हैं, योगी दिग्गज है, मोदी दिग्गज है, और इन्हीं के नाम पे यूपी की जनता ने वोट करा है।
और आप देख रहे हैं कि योगी जी ने गोरखपुर शहर से किस तरीके से जीत हासिल करी है। जी। अच्छा, पंजाब पे भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? काफी राजनीतिक समझ रखते हैं, हर राज्यों में क्या कहाँ चल रहा है, तो पंजाब में कैसे इतना बड़ा सफाया हो गया? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते नजर आई। कांग्रेस क्या, सभी दल कह लीजिए, 117 में से 92 सीटें बहुत मायने रखती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। देखिए, पंजाब को इस समय एक विकल्प की जरूरत थी, और आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एज अ विकल्प उन्हें दिखी है। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बहुत इसमें विशेष बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से कैंपेनिंग नहीं कर पाए या मेहनत नहीं कर पाए पंजाब में, कह सकते हैं। तो आगे मैं यही कहूँगा कि उन्हें चाहिए कि आगे चल के उस पर पंजाब में काम करें, अपने संगठन को बढ़ाएं। और एक जो मेरा पंजाब में कुछ पॉइंट कमी है रह गई भाजपा की तरफ एक से। जो मेरा पॉइंट है कि किसान आंदोलन पे भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिएक्शन पंजाब में देखने को मिला है। ठीक है। हर्ष, कैसा रहा अनुभव आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग का? आपसे जो जब बात हुआ करती थी कॉल पे या आमने सामने, आप कहते थे कि मामला टक्कर का है, लेकिन आज तो टक्कर सारी टक्कर ही रह गई, कुछ दिखा नहीं। साइकिल तो कह सकते हैं पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन सत्ता तो नहीं आ पाई ना, जिस हिसाब से एक हवा बनाई जा रही थी, नई सपा है, नई हवा है, सब हवा हो गया। नहीं, देखिए प्रखर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रखर, मैं ये कहना चाहूंगा, सही मायने में अगर देखा जाए तो टक्कर थी, और ऐसी ऐसी सीटों पर टक्कर थी जहां पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ नहीं जीती है बीजेपी। और बीजेपी, जो एक चीज मुझे लग रहा था कि इस बार मोदी का नाम नहीं चलेगा, इस बार लोग काम पे वोट देंगे, और इस बार लोग मतलब जो एक इमेज है ना, ब्रांड वैल्यू है मोदी मोदी, मुझे लगा था ये ब्रांड वैल्यू इस बार फेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं आपको, तो हम बात करते हैं वाराणसी पूर्वी की, वाराणसी पश्चिमी में नीलकंठ तिवारी लड़ा करते थे, और इस बार फिर से जीत गए। नीलकंठ तिवारी का बहुत ज्यादा इस बार मतलब वहां के लोग बहुत ज्यादा खफा थे उनसे, लेकिन फिर भी इस बार वो जीत कर आए हैं। तो ये संदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, और उनके सामने जो सपा के कैंडिडेट थे, किशन दीक्षित, वो भी बहुत शानदार कैंडिडेट थे सपा के, जो कि ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा जाता है कि वहां के लोग ये कहा करते थे कि वो इंसान 2 बजे से पहले अपने घर पे नहीं आए हैं। वो ऐसे इंसान है जिन्होंने मतलब वहां पे लोगों के लिए घूम घूम कर काम किया है। तो वैसे इंसान को भी ये लोग मतलब लोग नहीं चुन रहे हैं। सिर्फ मोदी का नाम और योगी का नाम, अगर वाराणसी की बात करें तो सिर्फ वहां पे मोदी की नाम है, योगी का भी नाम नहीं है। और चाहे वो विधायक काम करे ना करे, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं, ये सीन था। और अगर हम उसी प्रक्रिया में बात करें अगर अयोध्या की, तो सेम चीज वहां भी है, वहां भी बाबा बाबा है वहां पे। जबकि अगर मैं कहूं कि अयोध्या में अगर हिंदू थोड़े से भी भटकते, क्योंकि मुस्लिम और यादव बहुत अच्छे संख्या में है अयोध्या में, फैजाबाद में, और जो एरिया है मंदिर वाला एरिया, उतने दूर में मतलब कट्टर हिंदू बसते हैं। तो अगर वो उसमें से कुछ वर्ग भी इधर शिफ्ट होता, तो इस बार हो सकता था कि अयोध्या की गद्दी बीजेपी के खाते से चली जाती। ठीक है ठीक है। राहुल भैया, राहुल सर ये बताइए, ये ईवीएम का रोना कब शुरू होगा? मतलब ईवीएम को लेके अभी थोड़े, मुझे लगता है आज तो ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि ईवीएम को लेके पिछले 2 दिनों में बहुत खबरें आई, अखिलेश यादव ने खुल के टिप्पणी की ईवीएम पे। फिर हालात ये हो चुकी थी कि जो अधिकारी जा रहे थे मतगणना स्थल पे, उनकी गाड़ियां चेक की जा रही थी, उनकी गाड़ियों में देखा जा रहा था कि कहीं कुछ हैकर जैमर कुछ ऐसा कुछ औजार तो नहीं है जिससे ईवीएम हैक की जा सकती है। तो वो अभी बदनामी होनी बाकी है ईवीएम की, या मान ली विपक्ष ने कि हाँ चलो मोदी मैजिक तो चल गया इस बार भी? देखिए, ईवीएम की बात मानी या नहीं मानी, इस पे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं विपक्ष ने, बट एक ये कह सकते हैं कि ईवीएम, ना सिर्फ ईवीएम बल्कि बैलेट पेपर के सहारे जो वोटिंग की प्रक्रिया की जाती है, उस पे वो बैलेट पेपर्स के साथ भी छेड़खानी की गई है। और ईवीएम का मिलना बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में, ये वाकई में
एक चीटिंग के दायरे में आता है। और मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव रात में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रात के 9 बजे और प्रेस को बुला रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक संदेह बनता है कि शायद हो सकता है कि ईवीएम बिल्कुल इस तरीके से गाड़ी में पकड़ी गई हो और राजभर भी साथ में रहते हैं उनके। और रही बात टक्कर की, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं बड़ा नाराज हूँ। नाराज इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि एक टक्कर होनी चाहिए थी, पहले से उम्मीद थी कि 19 और 20 का मामला हो सकता है, मगर ये सच में ये 20 और 50 का हो गया। मतलब कहाँ 262 और सपा 128, 150 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा नाराजगी है, मगर उम्मीदें थी कि अच्छा कर सकती थी सपा। तो इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि आप देखें तो मुद्दे इस बार बहुत से, क्योंकि शुरुआत से देखे CNRC के लिए इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, कोविड में इनकी जो सिस्टम था वो थोड़ा लैग किया, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, तो मुद्दे इनके पास बहुत सारे थे और उन मुद्दों को लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में बेहतर नहीं कर पाई। तो ये इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के पास हो सकता था आने वाले चुनाव में। वैसे राहुल भैया, राहुल सर, एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि ये जो बनारस में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी, बिना बताए ले जाया गया था, उस पे इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई भी की थी। इलेक्शन कमीशन ने वहां के डीएम और आला अधिकारियों को तुरंत चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था, एक स्पेशल अधिकारी बैठाया था। ठीक है ऋषि, ये जो 4 राज्यों के नतीजे अभी आए हैं, ये आने वाले जो गुजरात में चुनाव होने हैं और फिर सीधा कहा जाए टारगेट 2024 का, किस हद तक इफेक्ट करेंगे, किस हद तक प्रभाव डालेंगे आने वाले आगे की राजनीति को? आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, वैसे ही था। जनता ने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया है कि किसे वोट करना है, किसे सत्ता सौंपनी है। दूसरी जो बात है, जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है, वो है कि विपक्ष है ही नहीं। क्या आप किसको विपक्ष मानते हैं? अगर कांग्रेस को एज अ विपक्ष आप देखते हैं, तो कांग्रेस की हालत आप देख लीजिए। जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है, वहां पे भी आप देखिए कांग्रेस का क्या हाल है। तो 2024 में तो इससे बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है, अभी से भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी 2024 के चुनाव में। मतलब मैंडेट दोहराया जाने वाला है, जो 2019 का था, मैंडेट दोहराया जाने वाला है और इससे ज्यादा बेहतर तरीके से दोहराया जाने वाला है। ऋषि, पैनल में बैठे लोग आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट कम और भाजपा का प्रवक्ता ज्यादा समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है। मैं बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ही। आप देखिए, मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, आप उत्तराखंड देखिए, जहाँ लग रहा था कांग्रेस आ जाएगी, सुबह 10:30, 11, 12 बजे तक कांग्रेस। खाटिमा सीट से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये भी तो देखिए आप। ये तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये बड़ी चीज है, और ठीक है, जनता ने तो फिर यही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि 2024 फैक्टर काम करेगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी हारते हैं लेकिन उत्तराखंड में चुनाव अगर जीत रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है ना। ठीक है चिराग, आप पे आते हैं। पंजाब चुनाव के जो अभी नतीजे आए हैं हाल ताज में, आम आदमी पार्टी को कह लिया जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड, पहला एक पूर्ण राज्य मिला है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी, आप कैसे देखते हैं, आम आदमी पार्टी कैसे चलाने वाली है आने वाले 5 साल, और ये चुनाव आम आदमी पार्टी का फ्यूचर कहाँ लेके जाएंगे पंजाब में? और भगवंत मान के बारे में भी आपको कुछ पता हो तो डिटेल करिए लोगों को। पहले तो प्रखर जी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल, पूरी आ रही है। तो थैंक यू सो मच। आप सब सीनियर्स हैं, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, सब सीख रहा हूँ और काफी थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी मैंने इसके बारे में। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा पहले पंजाब में क्या है। 92 सीट्स एक आम आदमी पार्टी लेके गई है, जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी है। और एक फैक्टर मैं बताऊं, चन्नी जी जो कि कांग्रेस से थे, वो लड़ रहे हैं भदौर और चमकौर साहिब, 2 सीटों से लड़ रहे थे वो। चमकौर साहिब लोगों ने पहले ही कह दिया था चमकौर साहिब नहीं है वहां उनके लिए सेफ, क्योंकि वहां पे लोग करते हैं सपोर्ट कांग्रेस को। और आपने देखा चन्नी जी को हराया आम आदमी पार्टी के एक नॉर्मल से आदमी ने, जिनका नाम है लाभ सिंह उगोग, जो कि एक मोबाइल की दुकान में काम करते हैं। केजरीवाल जी ने भी कहा आगे, वो एक मोबाइल की दुकान में काम करते हैं, उनकी माता जी घर घर जाके लोगों के काम करती है। वो बंदा जीता है और आम आदमी पार्टी, नाम ही आम आदमी पार्टी, उन्होंने लिया भी अपनी टीम में ऐसे लोगों को है जो एक आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी है। दूसरा, आपका जैसे कहना है कि वो कैसे काम करेंगे, काम वो ऐसा है कि ना दिल्ली वाला मॉडल अप्लाई होगा, बट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके होगा, क्योंकि पंजाब में लोग, उन्होंने नब्ज पकड़ी है पंजाब की पहले तो।
नस पकड़ी है केजरीवाल जी ने पंजाब की। पंजाब में लोग परेशान है बिजली से। दूसरा, वहां पे खेती बाड़ी में थोड़ा उनको सहूलियत चाहिए थी, तो बिजली उन्होंने यूनिट्स काफी फ्री दिए हैं, महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया है। अब लोग कहेंगे कि वहां पर भी ठेके खुलेंगे, मतलब जैसे दिल्ली में चल रहे हैं, तो एक बार बताएं, ठेके सिर्फ वहां महिलाओं के लिए नहीं खोले जाएंगे। महिलाओं ने अपनी सहूलियत देखी है कि उन्हें 1000 रुपए महीने दिया जाएगा, उनके लिए बिजली फ्री की जाएगी, उनके लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक मॉडल जो कि काफी इफेक्टिव रहा है मैनिफेस्टो में उनका जो ऐड हुआ है। दूसरा, आपने जैसे कि पूछा मुझे, भगवत मान जी काफी कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, बट उन्होंने जैसे ही वो पार्टी में आए, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया। जैसे आपने कहा ना कि योगी जी ने बहुत मेहनत करी है बीजेपी में, वैसे ही भगवत मान जी भी काफी अच्छा खेले हैं ग्राउंड पे आके उन्होंने। और वो मेरे ख्याल से पंजाब का एक ही फैक्टर रहा है जो अगर रहा था कि तीनों पार्टीज ने ना अपने फेस दिए हैं और तीनों अपने फेस पे लड़े हैं। चन्नी जी कांग्रेस के लिए लड़े हैं, तो हम ये नहीं कहते कि चन्नी जी जीते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस जीते, हम देखेंगे चन्नी जी जीते हैं। दूसरा, इधर भगवत मान जी आम आदमी पार्टी की सरकार से है, तो तीनों अपने फेस आइडेंटिफाई अपना लेके चले हैं और अपने दम पे लड़ाई जीते हैं। हार जीत चलती रहेगी। बाकी अमृतसर ईस्ट की मैं बात कर दूं, क्योंकि मैं खुद भी अमृतसर की मेरी बिलोंगिंग्स है, वहां पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि इसीलिए अमृतसर बुलाया ईस्ट में आपको। बहुत हॉट सीट है। अमृतसर ईस्ट बहुत हॉट सीट है प्रखर जी। मजीठिया वर्सेस सिद्धू जी, बहुत पुरानी लड़ाई उनकी चलती आ रही है, लेकिन ऐसा पछड़े है ना, ऐसा पछड़े कि दोनों अपनी लड़ाई में फायदा उठा के कोई तीसरा, वो कहते हैं ना घर की लड़ाई में बाहर वाले फायदा उठा लेते हैं। तो यही हुआ कि सिद्धू जी तीसरे नंबर पे, मजीठिया जी दूसरे नंबर पे, और फायदा कोई और ही ले गया वहां पे आम आदमी पार्टी का एक मेंबर। तो ये काफी मतलब ऊपर नीचे होने को दिख रहा है। 92 सीटें इस टाइम जो आई हैं, 18 सीटें कांग्रेस की है। अकाली दल बहुत बड़ी गलती करी जो एक बादल जी ने गठबंधन बनाया, तो अच्छी कोई टीम चुन लेते। बीजेपी से वैसे ही थोड़ी बहुत पंजाब खफा है वैसे भी, क्योंकि मेन मुद्दा जो किसान आंदोलन है, जैसे कि अभी बात कर ही रहे थे, कोई भी किसान आंदोलन भी जो मेन फैक्टर रहा है, उस पर भी काफी चर्चा होगी अभी आगे, और अभी हम करते रहेंगे। ओवर टू यू भाई जी। अच्छा, दीपक और राहुल भैया, हमने आपने भी काफी किसान आंदोलन कवर किया, हम भी गए। तो जो किसान आंदोलन में जब हम कवर करने जाते थे, तो देखो हम बोलेंगे नहीं कि वो कौन थे, पर जो एक वाइब आती थी वो आती थी कि ये लोग बीजेपी से खफा है और कहीं ना कहीं ये मतलब कांग्रेस को पसंद करते हैं, वोट देंगे चाहते नहीं चाहते वो नहीं कहता, ऐसा लगता था। पर कांग्रेस को ना जाके वो सारे लोग भी आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, इसका क्या बड़ा कारण मानते हैं आप दोनों? दीपक आप बताइए पहले। जी प्रखर, धन्यवाद, आपने मुझे बहुत देर बाद बोलने का मौका दिया। आपको मैंने तभी बताया आज था कि समझता थोड़ी है आप। पंजाब में इन्होंने सबकी सरकारें देख ली थी। चंडीगढ़ की बात कर ली जाए, मोहाली की बात कर ली जाए, वहां के लोगों में जो आक्रोश था, हम भी पंजाब जब गए थे तो हमने वहां देखा था कि वहां के लोगों में जिस प्रकार का आक्रोश था, माफ कीजिएगा, नशा के खिलाफ आक्रोश था, बदहाली के खिलाफ आक्रोश था, वहां पे जो मतलब लोग पलायन कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, उसके खिलाफ आक्रोश था। और सबसे बड़ा जो बीजेपी के खिलाफ आक्रोश था वो था किसान आंदोलन को लेकर। इन सब आक्रोशों के खिलाफ आपका कहना सही था कि ये सारे वोट कांग्रेस को शिफ्ट होने चाहिए थे, क्योंकि कांग्रेस ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दिया। पर कांग्रेस जो किसान आंदोलन में समर्थन को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाई, और जिसका फायदा उठाया बखूबी से आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि पंजाब की जनता ने कांग्रेस की सरकार देख ली है, पंजाब की जनता ने अकालियों की सरकार देख ली है, पंजाब की जनता ने अब कह दीजिए बीजेपी की भी सरकार देख ली, अकालियों के साथ मिलकर जिन्होंने सरकार चलाई थी। अब पंजाब की जनता बदलाव चाह रहे थे, और बदलाव के लिए उनके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो था आम आदमी पार्टी। आज ही सुबह आम आदमी पार्टी के जो डेप्यूटी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा था कि पंजाब की जनता ने उनका जो एजुकेशन मॉडल है उन्हें अपना लिया है, और वहां से भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि कॉमेडियन अब बनने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लोग कह भी रहे हैं कि कॉमेडियन अब बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। आपको पता ही था कि भगवंत मान पहले कॉमेडी किया करते थे, शायरी शेरो शायरी किया करते थे। तो भगवंत मान के लिए आप काफी मतलब संदिग्ध हालत में उन्हें देखा, संदिग्ध तो नहीं कह सकते हैं कि मतलब स्वस्थ हालत में नहीं थे जब वो संसद में आते थे। तो लोग कहते थे कि मदिरा का सेवन करके वो संसद आते थे। तब उन जैसे सीएम को पाकर पंजाब क्या नशा मुक्ति की ओर बढ़ पाएगी? केजरीवाल के मॉडल को क्या भगवंत मान 100% खड़ा उतार पाएंगे? क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक पूर्ण राज्य मिल रहा है। वे तो केजरीवाल हर हमेशा आरोप लगाते थे कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर पा रही है। पहली बार उनको एक ऐसा राज्य मिल रहा है जिनमें पुलिस भी उनकी होगी, लोग भी उनके होंगे, अधिकारी भी उनके होंगे। तो देखना ये होगा क्या वो पंजाब को कनाडा बना पाएंगे, या फिर पंजाब पर राजनीति करके वो पूरे भारत में अपनी एक छाप छोड़ना चाहेंगे। ओवर टू यू प्रखर। प्रखर है नहीं, मैं अभी एक ब्रेकिंग देख रहा था, मैं 117 हूँ, सीटों मैं में हूँ। जी 92 हाँ, सीटों पर आप ही को बोलना था, आप बताइए जी राहुल।
हाँ नहीं, मैं कह रहा था 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बिल्कुल चीज मैं आइए ये कह राहुल जी रहा आपकी साइड से। था, आपने कहा कि किसान आंदोलन में बीजेपी से किसानों की नाराजगी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कहीं ना कहीं लगाव था कांग्रेस के प्रति। हालांकि किसान आंदोलन को अपोजिशन में आप देखें तो कांग्रेस सपोर्ट कर ही रही थी, उसके साथ में समाजवादी पार्टी भी थी, ममता बनर्जी भी एक बार आई, उसके बाद बीकेयू, छोटे छोटे टुकड़ी किसान आंदोलन के जो पॉलिटिकल पार्टी थी, राकेश टिकैत, इन सब ने सपोर्ट किया। बट इसमें आम आदमी पार्टी उभर के आई है अभी इनके साथ चुनाव में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए शायद 400 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे ये पंजाब में, ये इनके मैनिफेस्टो में मैंने देखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद मुझे लगता है कि ये 400 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा था वो शायद काम कर गया हो। और दिल्ली में आप देखें तो बड़ा अच्छा काम किया आम आदमी पार्टी ने, तो देख रहे हैं जनता, पंजाब की जनता देख रही होगी दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी मोस्टली एजुकेशन की बात हो, चाहे कॉमन मैन आम आदमी जनता की बात हो, चाहे दिल्ली को लेकर हो, स्वच्छता को, तो सोचती है आम आदमी पार्टी, तो इस बार बदलाव चाह रही है और मौका दिया है आम आदमी पार्टी को। उम्मीद है आम आदमी पार्टी खाना भी। जी जी। प्रखर अच्छा राहुल मतलब जी, इस बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी आप का जिस माइक प्रकार यूज का कर ले राहुल परफॉर्मेंस जी। पंजाब में रहा है, पंजाब में जी। जिस प्रकार का आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही के कुछ महीनों में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, और ये पंजाब का असर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में जरूर दिखाएगी। और दिल्ली के एमसीडी में जो बीजेपी 20 साल से काबिज है, शायद हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार भी जब केजरीवाल ने अच्छी खासी सीट लेके आई थी पिछले चुनाव में, उसके बावजूद भी वो एमसीडी हार गई थी। तो इस बार देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्या केजरीवाल एमसीडी को बीजेपी के मुंह से छीन लेती है। मैंने मुंह से इसीलिए कहा क्योंकि 20 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज है, और यही कहा जाता है कि एमसीडी ही मेन रोल फैक्टर प्ले करती है दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए। केजरीवाल को तो ये सिर्फ कहा सड़कें जाए नाले बनाने के लिए रखा गया है। ओवर टू यू प्रखर। जी, ये कहा जाए कि देखिए एक मतलब चीज दो पार्टी जी, ऋषि पे आएंगे, ऋषि देखिए आएंगे एक दूसरा चीज पे। ये भी है कि चलिए पंजाब ऋषि बताइए। पंजाब पे जब आप फोकस करते हैं और पंजाब को बार बार आप कहते हैं कि फ्री कर देंगे या फिर हम्म सारी चीजें दिल्ली मॉडल, दिल्ली हम्म केंद्र शासित प्रदेशों में आता है और दिल्ली चलाना अलग विषय है। पंजाब में हम्म इनकी सरकार आई है, मुझे लगता है कि 2 साल में पंजाब की जनता समझ जाएगी कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से काम करती है और कितना काम करती है। तो ये इनके लेकिन लिए दिल्ली की मुझे जनता लगता ने है कि कहीं ना बहुत कहीं बड़ी, अपना लिया इन्हें। दिल्ली की जनता ने तो अपना लिया है, लेकिन आप हम्म देखेंगे कि दिल्ली के चुनाव को जब आप समझेंगे आज से 2 साल पहले जो हुए थे, तो आप हम्म देखेंगे कि उसके 1 साल पहले तक सारी चीजें केजरीवाल केंद्र पे डाल देते थे। पंजाब में ये हम्म ऐसा नहीं कर सकते, पंजाब जी, में सारी चीजें यही तो केंद्र पे नहीं परीक्षा डाल है। सकते। यही जी। परीक्षा है, और देखना ये है कि इस परीक्षा में केजरीवाल किस हिसाब से टेस्ट पेपर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा थोड़ा यूपी में भी आते हैं, सब पंजाब पंजाब हो गया। हर्ष, अखिलेश यादव क्या मौका उस प्रकार से भुना नहीं पाए जिस प्रकार से उन्हें भुनाना चाहिए था इन चुनावों में भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल मेरे मन लायक प्रश्न आपने पूछा है प्रखर जी। मैं यही सोच रहा था कि अखिलेश यादव के लिए मेरे हिसाब से ये डू और डाई था, क्योंकि आपने हमेशा से, मतलब हम सब ने हमेशा से देखा हुआ है यूपी की राजनीति ऐसी है कि ज्यादा मौका नहीं देती है किसी को। तो इस बार बाबा को फिर से मौका दिया है, ये भी आश्चर्य की बात है। लेकिन एक चीज और है कि अखिलेश यादव के पास इस बार बहुत ही कमाल का मौका था। जो चीजें थी, जो भी परिस्थितियां थी उनके अनुकूल थी, और वो अच्छा संभावनाओं को अच्छे रिजल्ट में तब्दील कर सकते थे। लेकिन मुझे उनकी जो गलतियां महसूस हुई कि 5 सालों में जो उन्होंने गलतियां की हैं, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से अखिलेश यादव की ये है कि वो चुनावी मैदान में बहुत लेट उतरे हैं। चुनावी मैदान में एक चीज मैं अगर कंपेयर करूं उसे, हम सेंट्रल से कंपेयर करें तो सेंट्रल में राहुल गांधी मतलब एक तरह से विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाते हैं। चाहे उनको कोई सीरियसली ले ना ले, वो अपनी बात कहने में हिचकिचाते नहीं है। जहां बीजेपी कुछ गलत या बीजेपी कोई कठोर कदम उठाती है, वहां पे वो अपना मुंह खोलते हैं और खुलकर विरोध करते हैं।
यही चीज अखिलेश यादव यूपी में नहीं कर पाए। यूपी में उनके पास बहुत सारे अन्य बहुत मौके थे, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो, चाहे वो आपका किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, उस वक्त भी यूपी में इन्हीं की बाबा की सरकार थी, चाहे वो अन्य कोई भी मुद्दा हो, अगर उस वक्त उसी वक्त जब वो मुद्दा चल रहा था उसी वक्त अखिलेश यादव घर पे बैठे नहीं रहते, उसी वक्त अगर बीजेपी को घेर रहे होते तो आज परिस्थिति कुछ और होती। वो मुझे लगता है कि 4 साल तक सोए रहे, 1 साल पहले निकले चुनाव प्रचार करने, या जो मुद्दे सुलझ गए थे या जो मुद्दे दब गए थे उन मुद्दों को खोद के फिर से निकालने का काम करने की कोशिश की। उसी वक्त उन मुद्दों को पकड़ नहीं पाए और इसी वजह से आज जो भी हो रहा है आज उसी का रिजल्ट है। अच्छा, और मुझे लगता है कि शायद उनकी राजनीतिक भविष्य आज के बाद डामाडोल है। अच्छा ठीक है राहुल, हाँ राहुल जी आप ही पे आ रहा था, मैं कुछ बोलना चाह रहे हो? करता हूं, बट मैं सवाल लड्डू पे लगता है हर्षा भी और मेरा भी। राहुल जी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का खामियाजा भुगतना पड़ा इन चुनावी नतीजों में, क्योंकि वो पिछले 7 महीने में जमीन पे एक्टिव हुए और उनका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से था जो हमेशा एक्टिव रहती है और चुनावी टाइम में तो खास करके बहुत अच्छी तरीके से काम करती है भाजपा। तो क्या ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स खेलना उनके लिए मुश्किल रहा? मतलब उनके नतीजे उसके अनुरूप नहीं आए जो वो अनुमान लगा के बैठे थे? बिल्कुल, देखिए नतीजे उनके अनुकूल तो नहीं आए, ये बात तो जाहिर सी बात है, मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक्टिव रहने की जो बात है, अखिलेश यादव हमेशा से एक्टिव रहे हैं। हाँ, ये बात से मैं जरूर एग्री करूंगा कि थोड़ी लेट हुई है, क्योंकि जो कैंपेनिंग होती है जनता के बीच में उतरना होता है, जल्दी उतरना चाहिए। मुझे जहां तक याद है वो दिसंबर 2021 में वो उतरे हैं अपना रथ लेकर के, जनता के बीच में जाना उन्होंने शुरू किया। और दूसरी एक चीज बड़ी ये देखी जा सकती है, हाँ हर्ष आप अपना माइक म्यूट कर लें तो बेहतर। हर्ष माइक बंद कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी इको है थोड़ा। हाँ काफी इको है। हाँ बोलिए, अभी आवाज सही आ रही है आपकी। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेता का संबोधन सबसे बेहतर होना चाहिए, और इस मामले में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चूके हैं, क्योंकि वो रथ लेके निकल जाते थे और सभाएं कम करते थे मगर रथ यात्रा ज्यादा करते थे। तो उनके रथ यात्रा में इतना भीड़ उमड़ता था, इतनी जनता आती थी, तो वो जनता से एक इंटरेक्शन जो होता है ना, 1-to-1 या 1-to-1 तो नहीं कहेंगे क्योंकि नेता और पब्लिक के बीच में 1-to-1 हो ही नहीं सकता, एक संबोधन जो होता है वो होना चाहिए था। तो अखिलेश यादव यहाँ पर चुके हैं, अपनी जो बात, अपना जो मैनिफेस्टो एक पब्लिक के सामने रखना चाहिए था, वो चीज अखिलेश यादव यहाँ पर चुके हैं। और आप देखें बीजेपी पार्टी में तो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, योगी आदित्यनाथ है, ये सारे दिग्गज हैं। और नरेंद्र मोदी खास करके उतर जाए कहीं से तो वाकई में जनता तो एकदम कान खोल के खड़ी हो जाती है उनको सुनने के लिए। तो एक बड़ा फैक्टर है संबोधन का, जिस मामले में अखिलेश यादव चूके हैं, ये कहना चाहूंगा। म्यूट है, हाँ जी। मैं ऋषि साहब, अगर संबोधन की बात की जाए तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में लगभग 125 सीट कवर हो जाए इतनी रैलियां की थी, और 125 सीटों के अनुपात में लगभग 85% ऐसी सीट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की और वो सीट भाजपा की झोली में आई। राहुल जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि संबोधन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और पब्लिक ड्राइविंग होता है, क्योंकि इंदिरा अच्छा संबोधन करती थी, अटल जी अच्छा संबोधन करते थे, तो ये नेता हमेशा लोगों के दिमाग में रह गए। आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तभी लोग आपके कह लीजिए कि नेता बहकाते ही हैं तो बहकावे में आएंगे। तो अब अखिलेश जी में ये कहीं ना कहीं दूरी देखने को मिली। प्रियंका और अखिलेश जा रहे थे तो हाथ हिलाते हुए एक फोटो वायरल हो जाता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि प्रखर आप भी गए थे, आपको शायद याद हो अखिलेश यादव की जो मीटिंग चल रही थी उस पार्क में, तो कार्यकर्ता में काफी रोष था कि नेताजी अंदर बैठे हुए हैं, हमसे कोई मिल ही नहीं रहा है, हमें बुला लिया गया है दूर दूर से। तो कार्यकर्ता कहीं नाराज हो जाते हैं। कार्यकर्ता मतलब अच्छा है कि आप, उससे अच्छी पब्लिक गैदरिंग हो जाती है जब आप पब्लिक के बीच में चलते हैं और नेताजी ने इनसे हाथ मिलाया, हमसे हाथ नहीं मिलाया, तो इन कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा रोष आ जाता है। क्योंकि अब नेताओं का भी प्रोटोकॉल होता है और जगह की भी पाबंदी होती है कि सारे लोग को एंट्री नहीं मिल सकती है। तो इस तरीके से संबोधन की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के सामने अभी मुझे पूरे भारतवर्ष में कोई विकल्प नहीं दिखता संबोधन के मामले में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं,
पर उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल नहीं कर पाए। प्रखर। बिहार में तो कर गए थे। एक खैर बात देखिए मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, दरअसल भूल देखिए गया सिर्फ था। सिर्फ हर्ष इसमें ने एक जो बात ऐड जिक्र करूं, किया एक मिनट कि एक मिनट एक मिनट आरोप प्रत्यारोप का आवाज मामला कर देंगे, हम ऐसे वन बाय वन नहीं बोलते। तो राहुल भैया हम आप पे आएंगे। ऋषि कुछ बोल रहे हैं, ऋषि को सुनते हैं। ऋषि बोलिए। देखिए जब आप संबोधन की बात करते हैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि असदुद्दीन ओवैसी भी संबोधन अच्छा करते हैं, पर अगर आप नरेंद्र मोदी का जीवन देखते हैं, योगी का जीवन देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि इन लोगों ने संघर्षों से आज जो कुछ भी हासिल किया है वो संघर्षों से हासिल किया है। बहुत ही छोटे परिवार से उठ के लोग आते हैं, 2 बजे सो के उठने वाले लोगों में से नहीं है ये। होता क्या है, वीआईपी कल्चर में आदत नहीं है संघर्ष की। आपने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि आरएलडी की तरह सपा का भी हाल कुछ दिनों में हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाएगी। और मुझे तो लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बन पाएगी क्योंकि इनके पास कोई क्षेत्र भी नहीं बचा है। जिस हिसाब से अच्छा। आप देख रहे हैं कि डिम्पल यादव खुद चुनाव हार गई थी 2019 में। 19 में जी। तो संघर्ष की आदत नहीं है और संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब योगी जी इनको टारगेट करते थे तब भी अगर इन्होंने उस प्रकार से संघर्ष किया होता तो आ जाते। दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि मोदी जी में देखिए एक टैलेंट तो है कि आप देखेंगे कि आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी कि एक कार्यकर्ता आता है और मंच पर मोदी जी का पैर छूता है तो मोदी जी स्वयं उसका पैर छू लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप जब ग्राउंड से उठ के आते हैं तो ही आपके अंदर आती हैं। इंटरेक्शन स्किल, इंटरेक्शन स्किल ये सीखने, ये आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा। आप विदेश से पढ़ के आए हैं, यहाँ आप समझ ही नहीं रहे हैं कि ग्राउंड पे एक व्यक्ति सोच क्या रखता है। तो ये चीजों में पूरा विपक्ष मार खा रहा है। इंटरेक्शन पे बात कर रहे थे, इंटरेक्शन का और एक एग्जांपल है मायावती। दीपक वन बाय वन करेंगे। ऋषि को मायावती काफी कम बोलते दिखाई देती हैं और उनको उत्तर प्रदेश में एक सीट नजर आ रही है, उत्तराखंड में जहां मायावती का गढ़ भी नहीं है कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से अच्छा तो मायावती का कहीं स्कोप नहीं है। उत्तराखंड में उनको 2 सीटें मिल जाती है पर उत्तर प्रदेश में 1 सीट से संतुष्ट करना पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज की बात होती है, उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज कई ज्यादा रहा है। बस पता, खैर उस पे आएंगे। राहुल भैया कुछ बोल रहे थे। जी राहुल भैया। हाँ, मैं दरअसल ये कह रहा था कि वो हर्ष की एक बात मैंने सुनी कि अखिलेश यादव मुद्दों को सही ढंग से उठा नहीं पाए, वो ठीक ढंग से बीजेपी को घेर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने जिन अब शायद इको नहीं हो रही। जी बोलिए राहुल भैया बोलिए। अभी भी इको है। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव मुद्दे उठा नहीं पाए क्योंकि जो इन्होंने मुद्दे गिनवाए, चाहे वो लखीमपुर खीरी का हो, किसान आंदोलन हो, सीएनआरसी हो, तो देखिए मुझे लगता है कि एक नेता की गरिमा होती है अपनी बात को कहने की। अखिलेश यादव उस गरिमा को मेंटेन करते हैं क्योंकि वो एक युवा नेता है। क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो आप उनके जब भाषा शैली में देखेंगे तो वो परिवारवाद की बात करेंगे, जिन्नावाद की बात करेंगे, गर्मी निकाल दूंगा की बात करेंगे। तो देखिए बतौर नेता आपको एक अपनी शब्दों की जो गरिमा होती है उसे बरकरार रखनी चाहिए, तो वो अखिलेश यादव ने रखी है। और बाकी मुझे पता नहीं है, योगी आदित्यनाथ का तो आप सब जानते हैं। प्रखर जी, मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ राहुल सिंह से कि सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने कहा कि योगी जी जो है वो अपने वक्तव्य पे कंट्रोल नहीं रख पाए और जो अखिलेश यादव है बहुत कंट्रोल के साथ बोलते हैं। तो ये कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ये बहुत अच्छे शब्द हैं शायद आपके हिसाब से। तो खैर बंद। हाँ, बस इतना ही कहना चाहूंगा। असली यादव हो कि नकली यादव हो, ये भी प्रखर आप म्यूट हो, प्रखर आप म्यूट हैं। असली यादव हो कि नकली यादव हो, ये हालांकि ये अच्छे शब्द है राहुल सिंह के हिसाब से शायद। अच्छे शब्द हैं। ये अच्छे शब्द हैं। ठीक है। यादव आपने वो बात उठा दी राहुल भैया, वो हर्ष आपने वो बात उठा दी जिसपे मैं और ऋषि साहब बहुत देर से बात करना चाह रहे थे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया की पार्टी कुंडा से राइज हुई, आज कह ले बसपा से आगे है और कांग्रेस के बराबर आके खड़ी उत्तर प्रदेश में। 2 सीटें पहली बार में जीती है। कितना भविष्य, क्योंकि राजा भैया का अवध क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं राजा भैया को। क्या फ्यूचर है ऋषि आपके हिसाब से ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का? देखिए मैं स्वयं प्रतापगढ़ से आता हूँ, ये बहुत गर्व, जैसे कि आप भी प्रतापगढ़ से आते हैं। तो आप जनसत्ता जब नहीं थी तब भी 2 सीट थी, जनसत्ता है तब भी 2 सीट है।
ये बढ़ेगी नहीं। अच्छा। और आप वोट मार्जिन देखिए, वोट मार्जिन पहले ज्यादा होता था राजा भैया के स्वयं जीतने का, इस बार वोट मार्जिन भी कम हो गया है, मात्र 40,000 वोटों से। मैं 40,000 वोट कम तो नहीं होते, पर आप राजा भैया का इतिहास उठा के देखते हैं तो उस हाँ हिसाब से जी, आपको पता बिल्कुल चलता है कि सही बात है, 40,000 वोट, बिल्कुल जहां सही बात नारा है। दिया कि लेकिन अब की ऋषि, बार 1.5 लाख पार, इंटरप्ट तो करना ये चाहूंगा मैं, इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजा भैया को अक्सर समाजवादी पार्टी उनकी सीट पे सपोर्ट कर देती थी। पिछले जी 15 साल में उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा था कुंडा में, लेकिन अब की जी बार समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को उतारा, जो कि काफी जी। तीखे हमले भी कर रहे थे राजा भैया पे, जिनका खामियाजा शायद उन्हें 11 को भुगतना पड़े। ऐसा राजा भैया ने अपने एक भाषण में कहा भी था कि 10 के बाद 11 आता है और मैं 11 का इंतजार कर रहा हूँ। तो नहीं तो मतलब ये भी था ना कि समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया, इस वजह से वोटों की संख्या कहीं ना कहीं कम हुई हो। इसको तो प्रतापगढ़ वाले ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि कितना खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। क्या था प्रखर इसी बात पे रही मेरा क्या बात रही कि कुछ कह रहे हैं राहुल जी, बात रही नहीं कि आप बताइए। चुनाव की, तो चुनाव देखिए कहीं ना कहीं सम्मान पे आ गया था राज भैया के, जिस हिसाब से टिप्पणियां हो रही थी, और अच्छा चुनाव लड़ा, 2 सीटें आई हैं। मेहनत करेंगे तो और सीटें आ सकती हैं, इलाहाबाद के कुछ सीटों को ये टारगेट कर सकते हैं, प्रतापगढ़ की कुछ सीटों को ये टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत की जरूरत है, कुंडा से निकलने की जरूरत है। एक जो बात है कि कुंडा से निकल भी नहीं पाए इस बार, जो विपक्ष आया उस वजह से। तो आप देखेंगे ठीक, कि 2 सीटों पर अभी भी सीमित है, भविष्य में क्या होगा ये तो आप अब अभी नहीं बता सकते। भगवान जाने। हाँ ठीक है ऋषि। राहुल भैया कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं आप ही से ये पूछना चाहता हूँ, शायद आप इसका जवाब बेहतर दे पाए। क्या गुलशन यादव अब अंडरग्राउंड होने वाले हैं? ये तो ऋषि भी बता मेरे सकते हैं हिसाब से वैसे। उन्हें हो जाना चाहिए। या ठीक है, तो ठीक। गुलशन यादव अंडरग्राउंड हो जाएंगे या तो अंडरग्राउंड कर दिए जाएंगे, दो ऐसे ही आप विकल्प कैजुअल हैं। डिस्कशन में मैथिली भाषा का प्रयोग न करें तो नहीं अच्छा नहीं, होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भले देखिए, चुनाव नहीं जीती लेकिन एक समाजवादी बड़े पार्टी, विपक्ष के तौर पे आई है वापस। खैर, अच्छा मैं ये मेरा पूछना चाहता मेरा हूँ आप सभी से। मेरा सवाल ये कि मुनव्वर राना क्या उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे? क्योंकि मुनव्वर राना ने क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, ऐसे कई नेता हैं जो कह रहे थे कि अगर बाबा दोबारा चुनकर आ जाते हैं तो वो छोड़ देंगे। ऐसे कई पत्रकार भी हैं जो ये कह रहे थे कि इस बार किसी भी हालत में बाबा की सरकार रिपीट नहीं होगी और इस बार बुलडोजर कहीं ना कहीं आते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग वही तत्पश्चात जो लोग हैं सबसे जो बड़ी बात थी 2019 कि में, लोग कह रहे थे कि ब्राह्मण खफा है भाजपा से। चुनाव परिणाम में ये कहीं नहीं दिख रहा है कि ब्राह्मण खफा है भाजपा से। देखिए मायावती ने एक चीज बहुत इसमें मैं अच्छी ऐड चाल करना चली थी कि चाहूंगा। ब्राह्मण सम्मेलन कराकर ब्राह्मण वोट्स को अपनी और काबिज करने की कोशिश की थी, बट वो भी कहीं ना कहीं फेल होते दिखाई दी। विकास दुबे की गाड़ी पलटने के बाद कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी है खुशी दुबे, ये आरोप लगाती रही कि योगी की जो सरकार है वो ठाकुरवादी सरकार है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। अब कई बार देखा गया कि ब्राह्मण नेताओं को सम्मान भी नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी के आजकल के नेता है। उस मतलब उस लहर के बावजूद अगर बीजेपी फुल मैंडेट से अपनी सरकार बनाती है तो ये जितने भी मतलब एनालिस्ट थे उन सब के ऊपर एक तमाचा है, उन सबके ऊपर एक करारा जवाब है, तमाचा कह लीजिए, करारा जवाब कह लीजिए कि बीजेपी इतने सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ, किसान आंदोलन के साथ साथ, ब्राह्मण नाराज होने के साथ साथ, मुस्लिम यादव के, अखिलेश यादव के पास जाने के साथ साथ अगर सरकार बना रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तब ये बात अच्छा का निष्कर्ष एक ही निकलता है, अगर उनके पास मुस्लिम यादव है MY, तो इनके पास MY है मोदी एंड योगी। बस जी, MY और MY का टक्कर हुआ और बीजेपी ने वाली सरकार बात है बना ली। आपकी। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋषि आप कुछ मेरा बोलना सवाल जो चाहेंगे? था मैं एक क्या सवाल कहना क्या बहुत वो देर से मैं बोल ये उत्तर मैं ये प्रदेश कहना चाह रहा छोड़ेंगे? था इसका कि जवाब मिलना आप लोगों चाहिए। ने 80-20 जी, वाला भाषण सबने यहाँ पे सुना होगा। जी, 80-20 का खेल हुआ है। हाँ बात जी। रही ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की जो नाराजगी थी क्या वो तभी ठाकुरवाद दूर, हावी रहा था इन पिछले 5 सालों में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रहा था, क्योंकि इसका मैं तथ्य दे सकता हूँ कि आप जी। देखते हैं कि योगी जी के सबसे जो करीबी, चाहे वो अधिकारी रहे हों चाहे लोग रहे हों, वो आपको सारे ब्राह्मण ही दिखेंगे। आप देखिए कि देवरिया से अगर योगी जी ने किसी तो के ये तो लिए, फिर और या बड़ा भारतीय अन्याय जनता, है, इतना बड़ा तबका है OBC SC ST, वो क्यों नहीं है? तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मणों पर एक वो लगाया जाता है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है योगी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो ठाकुरवाद के साथ है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और बात रही अच्छा। SC ST OBC की, तो आप जाइए ग्राउंड रिपोर्टिंग इनमें से जिन्होंने भी करी होगी उनको ये बात पता होगा कि इस बार जो सपा सोच रही थी कि बसपा के जो वोट है उनको शिफ्ट होंगे, बसपा के जो वोट थे, जो दलित वोट थे, वो पूरे के पूरे भाजपा को शिफ्ट हुए हैं और सिर्फ एक चीज पे शिफ्ट हुए हैं कि जो कोरोना में राशन प्रोवाइड किया गया है उस पर कि अभी भैया भी हमने चल तो रहा है। भैया हमने तो नमक खाया है, हम कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से बीजेपी ने एक एक लोगों को पकड़ा है, संबोधन में, बैनर में, पोस्टर में, ये सब एक अलग विषय है। आखिरी व्यक्ति तक जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच थी उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निभा रही है। वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष सामने नहीं आता है तो 2024 में मैं कहता हूँ कि विपक्ष लोकसभा में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज मैं कहना आप चाहूंगा, आप सब कुछ बोलना चाहते हैं, आप सबसे एक एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर चलेंगे महंगाई की ओर। महंगाई और 10 मार्च के बाद क्या हाल होने हैं इस देश के। प्रखर आपको एक अपडेट दे दूं कि सिराथू में भारी बवाल जारी हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद सिराथू में भारी बवाल जारी हो गया है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल की बहन सिराथू से चुनाव जीती है, उसके बाद सिराथू में भारी बवाल जारी हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक काफी नाराज दिख रहे हैं। पुलिस बल को भारी मात्रा में सिराथू में तैनात किया गया है। ओवर टू यू प्रखर जी। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बीजेपी के अपनी सीट गंवा गए। जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी भाई साहब ने जैसा कहा कि सपा ने पूरी कोशिश की कि बसपा के जो कोर वोटर्स हैं हमारे साथ आ जाएं। मैं इस बात पे आना चाह रहा था, तब तक इन्होंने ये बात कह दी। बिल्कुल करेक्ट बात है ये, और यही डिसाइडिंग फैक्टर रहा है इस बार। इस बार जो बसपा के कोर वोटर्स थे वो बिल्कुल नहीं भटके हैं। बसपा के पूरे कोर वोटर्स इस बार बीजेपी के साथ गए हैं। ये देखने में ऐसा लग नहीं रहा था शुरुआत में, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है इसका सबसे बड़ा रीजन, पहला रीजन तो भाई साहब ने जैसा बताया कि अनाज वितरण, और दूसरा रीजन मैं मानूंगा आवास योजना। मैंने खुद जाके लोगों से बात की है, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि, और ये होते हैं ना जो गांव के ST SC लोग हैं, जो मतलब निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप थोड़ा प्यार दे दो, अगर उनके लिए थोड़ा सहयोग कर दो तो वो आपके हो जाते हैं। तो वही काम किया था एक टाइम पे मायावती ने, और वही काम इस बार अनजाने में, मैं कहूंगा अनजाने में बीजेपी ने कर दिया, और उसका सही पूरा फायदा बीजेपी को मिल गया। और हो सकता है कि अगर बीजेपी से यादव और मुस्लिम वोट बैंक अगर नहीं खफा होती तो शायद एक भी सीट सपा को नहीं आती। ठीक है। राहुल भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल ले, फिर ये मुद्दा चेंज करेंगे, दूसरे मुद्दे पे भी आएंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये थोड़ा राहुल भैया को ले ले, राहुल भैया बहुत देर से हाथ थोड़ा खड़ा करके बैठे जी। राहुल भैया, पर मुझे लगता है कि ये पॉइंट है कि जो भैया ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक अगर नहीं खफा होता, तब अगर मुस्लिम वोट बैंक एक पुष्ट होके वोट नहीं करता सपा को, तो मुझे लगता है हिंदू एक पुष्ट होके योगी को वोट नहीं करता, तब इनको दिक्कत आ जाती। ठीक है, राहुल भैया आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, ये डिस्कशन के पास एक भी सीट नहीं आती भाई। फिर एक ही नाम देखते हैं हर्ष, अब वोट पड़ चुके हैं, नतीजे हर्ष ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होता तो अखिलेश यादव खुद भी कड़हल से चुनाव हार जाते। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे हैं, निश्चित अगर यादव वोट बैंक अगर उनके पास नहीं होता तो वो वहां से भी हार जाते। उनके पास सिर्फ दो चीजें हैं, रख लीजिए माननीय, कैसे चुनाव हार जाएंगे हर्ष जी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यादव और मुस्लिम, देखिए ना आप, वो लड़ते कहाँ से हैं? वो लड़ते भी वहीं से हैं जहां पे यादव बहुल है। हर बड़ा राजनेता ढूंढता है, पता नहीं कैसे सिराथू से केशव मौर्य जी को दे दी गई, पर हर बड़ा राजनेता सेफ सीट ढूंढता है चुनावों में। ठीक है, राहुल भैया बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं एक बार जी। राहुल नहीं हर्ष जी, देखिए आप नहीं हर्ष जी, आप जो भी कह रहे हैं ये बातें नहीं, ये बातें तकिया मुट्ठी बातें हैं कि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसको एक भी सीट नहीं आएगी।
अगर देखिए, यादव जो वोट, आप ये बात ऐसा कह नहीं रहे हैं होता कि कि ये हर एक कट्टर पार्टी रूसी के पास ऐसा सिर्फ नहीं है। एक ही कोड ममता वोट बनर्जी होता है, बात अलग है। ममता और बनर्जी समाजवादी मुझे पार्टी लगता अपनी है सीट, लगेगा अखिलेश ममता यादव बनर्जी अपनी स्वयं सीट बचा नहीं पाए, मम ये नहीं, मम भाई ये साहब बातें मैं आपको कह क्यों रहा हूँ मानी ना, ममता है? बनर्जी आप चंद्रबाबू पत्रकार हैं, नायडू आप आप एक जाने चीज माने देखिए, पत्रकार हैं। आप अगर एक आप चीज इस देखिए, तरीके आप की देखिए एक मतलब चीज, आधारहीन बातें जौनपुर, करेंगे, सुनिए ये सुनिए, बात आपको जो शोभा नहीं यादव देती बेल्ट है। है, मैं जो आपकी यादव बेल्ट अपेक्षा है, नहीं करता कि आप इस जौनपुर हो तरीके की गया, बात करें। हट सुनिए, नहीं नहीं जो नहीं नहीं नहीं, मैं एक आपको बात कहना चाह रहा मानना चाहिए कि आपने हूँ, जो गलत बोला यादव है बेल्ट है कि ना, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं जो मिलेगी। हाँ यादव जी, बेल्ट है, जो यादव बेल्ट है, जो मुस्लिम बेल्ट है, सिर्फ वहीं से जीते। ठीक है। आप सुन नहीं रहे थे इसीलिए आप सबको म्यूट कर दिया है। अभी हम सिर्फ राहुल भैया को सुनेंगे क्योंकि राहुल भैया बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राहुल भैया, राहुल भैया को अनम्यूट किया जाए, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। अब ये राहुल भैया आवाज जा रही है आपको हमारी? मैं कह रहा हूं कि एक डेटा आप निकाल के देख लीजिए, हम्म। जहां राहुल भैया जहां बोलिए। यादव बहुल है और जहां जहां पे मुस्लिम बहुल है, वहीं वहीं सपा जीती है। ठीक है। और कहीं उसके वो वहां पे नहीं कर पाई है कमाल। ठीक है, ठीक है, हो गया। जी, अच्छा, मैं राहुल भैया आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बस सिंपल सी यही बात कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ बंधु बैठे हैं, चाहे वो दीपक हो या हर्ष हो, तो सिर्फ एक की बात की जा रही है। अखिलेश यादव वो अपने यादव बहुल इलाके से लड़ रहे हैं, चाहे मुस्लिम वोट उनके साथ में है, यादव वोट उनके साथ में। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, अखिलेश यादव ने तो कुछ किया ही नहीं, तो शांत थे, चुप थे। पोलराइज किसने किया? योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी ने। हिंदू मुस्लिम इन्होंने ही किया। और आप देखिए, क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अपने गढ़ से नहीं लड़ रहे? वो भी लड़ रहे हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं। तो हर कोई अपनी अपनी जगह से लड़ रहा है, जहां से जिनको फायदा मिल सके। आई थिंक आवाज ठीक है, हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल भैया माइक म्यूट कर ले, बहुत नॉइज आ रही है आपकी साइड से। अच्छा, कांग्रेस की बात करना इस पैनल में कितना रेलेवेंट होगा? एक एक करके सब जवाब दे। चिराग से शुरू करेंगे, बहुत देर से चिराग शांत है। कांग्रेस की बात करना कितना रेलेवेंट होगा इन जो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए उस पे? चिराग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वापिस आए मेरी ओर, मेरे को लगा भूल गए आप शायद। कांग्रेस नहीं की नहीं, याद बात है, करना, सुना है। देखो मैं जो हूँ पंजाब फैक्टर में बात करना ज्यादा कहूंगा, क्योंकि मैं यूपी में घुसना नहीं चाहता, क्योंकि 403 सीटें हैं, एक एक सीट पर नजर रखना, जो कि हर्ष भैया दीपक भाई अच्छे से कर सकते हैं, तो मेरा वो काम नहीं है। लेकिन पंजाब में बताऊं तो कांग्रेस 18 सीटें जीती है, अच्छी लीड है कांग्रेस की। चन्नी साहब के फेस पे जीती है वो 18 सीटें, बहुत अच्छा। लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा भी था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, ये नारा काम नहीं है, क्योंकि अपनी पोस्टर गली छोड़ के दूसरी पार्टी में चली गई। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का मनमुटाव जैसे कि सिद्धू जी और चन्नी जी के बीच में भी देखे जा सकते हैं पंजाब में। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की बात अब नहीं करते, छोड़ो, रहने दो, बाकी आप पे है। ठीक है, चलो, आपके हिसाब से आपके ये बयान है कांग्रेस को लेके। राहुल भैया आप बताइए, कांग्रेस को लेके आप क्या कितना रेलेवेंट है आज के टाइम में इन चुनाव नतीजों को देख के, कि बात की जाए या ना की जाए कांग्रेस को लेके? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेती नजर आ रही है। राहुल भैया आवाज आ रही है आपको हमारी? लगता है राहुल भैया को ऑडियो पॉज हो गया। चलिए, ऋषि आप बताइए, यही सेम सवाल है आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बात करना भी वैलिड नहीं है। लेकिन जो आपने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेते हुए 5 राज्यों में चुनाव हुए, सिर्फ एक राज्य में आम आदमी पार्टी जीती है। जब आप कांग्रेस को देखते हैं तो आज भी आप देखिए कांग्रेस ही विपक्ष है। आज विपक्ष कहे तो भले कि ये एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा, पर क्या आम आदमी पार्टी वो विकल्प है, ये भी सोचने की जरूरत है। संगठन यहीं सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में नहीं है, भारत में 28 राज्य हैं, और उसके बाद वो साउथ में भी है, केरला में भी है, कर्नाटका में भी है। तो क्या केरला कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल भी अस्तित्व है? 2024 के चुनावों को जब आप देखेंगे तो अब ये संकट है कि देश के पास विपक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और लेकिन उत्तर प्रदेश के पास अब है। उत्तर प्रदेश के पास मुझे नहीं लगता कि पहले से मजबूत विपक्ष कह सकते हैं। मुझे तो ये भी डाउट है कि ये लोग स्टेट लेजिस्लेटिव में समय से उठ के आ पाएंगे कि नहीं। आएंगे दीपक, आएंगे। ऋषि, आपका बस इतना ही, आपका कंप्लीट हो गया इस पे विचार? जी जी जी।
ठीक है, हर्ष का ले लेते हैं, फिर दीपक आप लंबा बोलते हो तो आपको एंड में मौका नहीं देंगे। नहीं, लंबा नहीं, आप ये बात पे मंथन होना चाहिए कि बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हार जाते हैं, बीजेपी जी। की जीत और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री की हार, इसको हाँ। बीजेपी कैसे देखेगी? ठीक है, इसका जवाब इस हम पर ऋषि भी से लेंगे, मंथन होना चाहिए हम सबके बीच में। ठीक है, इसका जवाब ऋषि से लेंगे पर थोड़े समय बाद। हर्ष, सेम सवाल है, क्या कांग्रेस की बात करना आज के दौर में ये जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं उस पर रिलेवेंट है? देखिए, सबसे पहली बात तो जब सबसे बड़ा राज्य अगर हमारे सामने है तो शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। यूपी से शुरुआत करते हैं और शायद एक सीट जीत पाई है कांग्रेस, एक या दो। तो ये कहना कि मतलब सच सही मायने में अगर कहा जाए तो अब कोई किसी भी मामले में यूपी में कांग्रेस नहीं है, और मुझे लगता है एक सीट या दो सीट जो निकाला है कांग्रेस ने, वो भी किसी के नाम पे नहीं निकाला है, चाहे वो राहुल हो चाहे वो प्रियंका हो, उनके नाम पे नहीं निकाला है। वहां के जरूर वहां के कोई वहां के जो एमएलए के कैंडिडेट होंगे उनके नाम पे निकाला है, और फेस नहीं चल पाया। लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नारा पूरी तरह से फ्लॉप रहा, चाहे वो औरतों को बरगलाने का मुद्दा बरगला कर अपने तरफ करने का, अपने तरफ खींचने का कोशिश जो था, बरगलाना शब्द प्रियंका सही रहेगा? क्या बरगलाना शब्द सही रहेगा? हाँ, पूरी तरह से, एक तरह से आप कहें तो पूरी तरह से महिलाओं को खुद की तरफ खींचने का काम करने की कोशिश की थी। प्रियंका गांधी ने बरगलाने की कोशिश की थी। मैं जब प्रियंका गांधी की रैली चल रही थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही थी, तो वहां साफ साफ दिख रहा था कि वो एक एक पुरुषों को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। वो एक एक महिलाओं से जाके, एक एक घर में जाके, एक एक महिला से जाकर वोट की बात कर रही थी। तो वो एक तरह से महिला सशक्तिकरण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर, और एक इस स्टेटमेंट के साथ, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस स्टेटमेंट के साथ औरतों को, लड़कियों को बरगलाने की कोशिश और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन सवाल रिलेवेंट का था, आप उस पर जवाब दें। जी हाँ, तो मतलब लेकिन उसमें पूरी तरह से फ्लॉप रही, यूपी में पूरी तरह से फ्लॉप रही। और उसके बाद अगर हम दूसरे राज्यों की बात कहें तो दूसरे राज्यों में भी अगर कहें अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इंटरनल पॉलिटिक्स जो उनकी इतनी खराब हो गई, त्रिकोणीय लड़ाई जो चल रही थी, चाहे वो चन्नी हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो सिद्धू हो, ये जो त्रिकोणीय लड़ाई थी, इस लड़ाई ने पूरी तरह से धराशाह कर दिया इनको, खुद को। मतलब एक तरह से कहें तो अंदर के ये तीन दीमकों ने पंजाब में खा लिया पूरी पार्टी को। और गोवा की बात करते हैं। गोवा की बात अगर कहें तो गोवा में पिछली बार बहुत थी गोवा में। हर इस बात को अगर आप देखें, उसके बावजूद भी भाजपा 20 सीटों के साथ आई है। जाहिर तौर पे भाजपा ही सरकार बनाने वाली, क्योंकि 40 में 20 भाजपा के पास है, तो कोई ना कोई समर्थन दे देगा भाजपा को। बिल्कुल और समर्थन बीजेपी को ही मिलेगा, ये भी मैं जानता हूं। अगर पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन पिछली बार गोवा में बीजेपी की जो स्थिति है वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस वाली स्थिति बीजेपी की थी। उस बार कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेटर थी, ज्यादा सीटें थी उस बार। लेकिन उस बार ये लोग उस बार भी मैं कहूंगा कि जो एक बड़े दिग्गज नेता होते हैं ना, जब ऐसी तोड़ मरोड़ की राजनीति का वक्त आता है, उस वक्त उनका पॉलिटिकल स्किल काम आता है। अगर हम सपा की बात कहें तो शिवपाल बहुत बड़े नाम है तोड़ मरोड़ की राजनीति और खरीद बिक्री की राजनीति करने में। अगर हम बीजेपी में बात करें तो बीजेपी में हमारे अमित शाह जी हैं, वो तोड़ मरोड़ की और खरीद बिक्री की, एमएलए की खरीद बिक्री की काम बखूबी करते हैं। तो वो चीज मुझे लगता है एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं माननीय गृह मंत्री पर। एक तरीके से अगर मैं खुलेआम बात कर रहा हूं, अगर एक तरीके से कहूं तो वो चीज कांग्रेस के पास लैक करती है कि वो अगर अच्छी स्थिति में है भी
तो सरकार नहीं बना पाती है गठबंधन की, क्योंकि उनके पास उस लेवल नहीं, के इस कोई पर वैसे इस पर नेता आप है इस भी पर तो वो आप काम नहीं इस कर पर पा आप रहे। इस पर आप ठीक है, एक चीज ऋषि ये भी आएंगे अपन आप कह पे, अभी सकते थे, दीपक को बोल लेने इस पर देते, लेकिन आप पे आप एक आएंगे, चीज ये बिल्कुल भी आप कह अपना सकते जवाब थे तैयार रखिए। नहीं, ऋषि ऋषि दीपक को बोल वही लेने सवाल है। दीजिए, ऋषि को अच्छा बोल ठीक लेने है, दीजिए, ऋषि फिर मैं बताइए। बोलूंगा। कि कांग्रेस के उन विधायकों को इन्फ्लुएंस करने पे जो देश हित में काम करना चाहते हैं, उसमें अमित शाह जी बहुत बढ़िया है। खरीद बिक्री अच्छा, कहाँ करते हैं ये अपने होम नहीं, मिनिस्टर साहब, भाई कैसी एक बातें चीज ये कर भी रहे है हैं। ना हाँ, कि आप जहाँ जहाँ बातों को थोड़ा, विधायक नहीं बिकते वहां सीएम आ जाते हैं अपनी पार्टी छोड़ के। अमरिंदर सिंह ही उदाहरण है उस चीज का। खैर तो ये आप थोड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने थोड़े अलग ढंग से हाँ प्रस्तुत किया, बात वही हाँ है। हाँ, ठीक है। जी। दीपक आप बताइए, कांग्रेस कितनी रेलेवेंट है 5 राज्यों में जो ये नतीजे आए हैं उसके बाद चर्चा करने के लिए? देखिए, मानना पड़ेगा प्रखर, आज सुबह में भी जब हम लोग लाइव कर रहे थे तो उस समय हमने कहा था, आपने भी कहा था कि हम्म कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी। हम्म, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी बूथ को, अपने बनाने संगठन को के लिए। मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही थी। बात रही पहली। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी। ये भी बहुत बड़ा हम्म संकेत। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो ये बात माना जाता कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लड़ रही है। प्रियंका हम्म गांधी का चुनाव नहीं लड़ना उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं हम्म, दर्शाता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी बूथ को मजबूत करने में लोकसभा चुनावों में लगी हुई थी। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की बात अगर की जाए पंजाब में, तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। आपने भस्मासुर का नाम तो सुना ही होगा। जी भस्मासुर वाला काम कर गए यहाँ पर सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू। अपने पार्टी के सर पे रख दिए हाथ चरणजीत सिंह चन्नी जी के सर पे, और खा गए चरणजीत सिंह चन्नी जी को। जी चरणजीत सिंह चन्नी पिछड़ी जाति से आते हैं, लोगों का प्यार भी उन्हें मिला, और कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा कदम लिया था चरणजीत सिंह चन्नी को दलित चेहरा से उठाकर उन्हें सीएम बनाने का। कांग्रेस की हम्म सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो अपने कैप्टन को नहीं बना पाए। अगर हम्म कैप्टन रहते हैं अभी कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती, क्योंकि हम्म जो कैप्टन साहब हैं उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त भी कांग्रेस को काफी मजबूती से रखा था। और हम्म। कैप्टन का कांग्रेस से नाराज होना कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हार है, और उसमें दीपक, गोवा आग में घी मणिपुर और डालने का काम उत्तराखंड के किया बारे में, नवजोत सीट के सिंह बारे में सिद्धू आप ने। बताइएगा जरूर। जी, गोवा उत्तराखंड, मणिपुर और मणिपुर, और अगर उत्तराखंड। गोवा की बात की जाए तो मणिपुर में कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत थी। मणिपुर में कांग्रेस को 35 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 35 सीटों का नुकसान होता है मणिपुर में। गोवा में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, सरकार वो नहीं बना पाई थी, बात अलग है, वहां पे भी उन्हें सीटें का नुकसान हुआ है। और अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड में पहले के मुकाबले उन्हें कुछ ज्यादा सीटें आई हैं, परंतु वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो कांग्रेस की अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो कांग्रेस की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री खो दिया, उन्होंने अपनी पंजाब जैसे बड़े राज्यों में सरकार खो दी, जिसका सीधा सीधी मतलब है 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार। प्रखर। दीपक, 125 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी आई है इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष में। क्या एक अच्छी जो होती है, एक अच्छा विपक्ष मिल चुका है उत्तर प्रदेश को? क्योंकि पिछली बार विपक्ष की बहुत अनुपस्थिति थी। कहा जाए विधानसभा में 325 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जिसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं 403 में से 325 जाएंगे तो मात्र 78 अपोजिशन टोटल मिला दें तो टोटल 78 लोग बचेंगे विधायक जो भाजपा के खिलाफ। लेकिन अब की बार वही देखा जाए तो 125 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी की चुन के आए। तो क्या इस बार एक मजबूत अपोजिशन है? आने वाले 5 साल लड़ाई देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा में हर चीज पे, हर मुद्दे पे। दीपक। जी हाँ प्रखर, अपना सवाल आप दोहराइएगा, आपकी सवाल मैं नहीं सुन पाया। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी पिछली बोल दे बार तू के वहां से मुकाबले यार। काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। राहुल जी अपना माइक म्यूट कर ले आप। हाँ प्रखर प्रखर प्रखर, आपका सवाल शायद यही था कि 125 सीटों के राहुल साथ जी माइक म्यूट कर ले। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तो इस बार एक अच्छा विपक्ष मिलेगा। प्रखर जी हाँ, हम्म आपकी बात बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके हम्म से हमने अभी केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में देखा कि उनके सामने विपक्ष नहीं है, केजरीवाल की हम्म सरकार के सामने पंजाब में भी विपक्ष नहीं है, वैसे ही हम्म पिछले चुनाव में बीजेपी के सामने विपक्ष नहीं था उत्तर प्रदेश में। पर इस समय विपक्ष 125 सीटों के साथ, अखिलेश यादव 125 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ का डटकर मुकाबला करेंगे। और ये बात लोकतंत्र में किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि कभी भी कोई हम्म सरकार फुल मैंडेट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो फिर हम्म घमंड में हो जाती है, अपने शासन में हम्म चूर हो जाती है, और अनाप शनाप फैसले लेने पर विवश हो जाती है, और अनाप शनाप फैसले लेती रहती है।
तो ये देखना होगा कि इस बार भी लेकिन भाजपा अगर को 5 में फुल से मैंडेट मिला है तो क्या जी वो अपने जो सहयोगियों है, पिछले बार तो वो जी अनुप्रिया पटेल को मनाने में कामयाब हो गए थे, जी पिछली बार भी जी उन्हें पूर्ण बहुमत थी, इस बार भी उन्हें पूर्ण बहुमत है। अगर इस बार अनुप्रिया पटेल अगर अपनी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विस्तार की बात करती है तो क्या उनकी बात मानी जाएगी? क्या गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा या फिर बीजेपी अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार चलाएगी? जी हाँ प्रखर। अच्छा दीपक, एक चीज और है कि 5 में से 4 राज्य जो भाजपा के पास थे और उन्हें दोबारा से भाजपा ने इन चुनावों में जीता, तो आपने कहा ना घमंड आ जाता है, तो क्या इन चीजों से घमंड आना लाजमी नहीं होगा कि 4 राज्य जो थे वो दोबारा जीत लिया? बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आप घमंड आने की बात अगर की जाए तो बंगाल में बीजेपी को बहुत घमंड था। मैं ईवीएम पर इसीलिए सवाल कभी नहीं उठाता कि अगर बीजेपी को जीतना होता और ईवीएम अगर टैंपरिंग भारत में सच में होती, कहीं कहीं पे ईवीएम मिसप्लेस होना और ईवीएम टैंपरिंग में प्रकट बहुत बड़ी फर्क है। ईवीएम किसी के गाड़ी में मिल जाना, उसमें नोडल ऑफिसर जो होता है वो जिम्मेदार होता है। आप अगर ईवीएम में टैंपरिंग होती तो बीजेपी के डेप्यूटी सीएम कभी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं हारेंगे। अगर ईवीएम में टैंपरिंग होगी तो सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड में कभी भी बीजेपी के सीएम चुनाव नहीं हारेंगे। ईवीएम में अगर टैंपरिंग होती तो बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल का चुनाव नहीं हारती। बंगाल में बहुत ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी के लिए बंगाल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि राज्यसभा में भी उनको अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। प्रखर, मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूं कि जो बीजेपी का जो घमंड था कि हम सब जगह जीत रहे हैं और बंगाल भी जीतेंगे, उनका घमंड कहीं ना कहीं बंगाल में चूर हुआ क्योंकि हाँ, ममता का भी घमंड चूर हुआ और बीजेपी का भी घमंड चूर हुआ। ममता जी को भी बहुत ज्यादा भरोसा था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, बीजेपी के विधायक ने उन्हें हरा दिया। बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी ने जो पटकनी दी ममता बनर्जी को, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव हार कर भी जीत गई। उसी प्रकार देख ली जाए तो उत्तराखंड में जब सीएम हार जाते हैं तो बीजेपी चुनाव जीत कर भी कहीं ना कहीं हार जाती है। ओवर टू यू प्रखर। जी नहीं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी यह मानना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ के बारे में बात करना बहुत ही लफाजी होगी क्योंकि व्यर्थक ईवीएम में बातें हैं। छेड़छाड़ मुमकिन ही नहीं है अभी तक। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हम सब जो 5 पैनलिस्ट अभी यहाँ बैठे हैं, हमारे पास भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है। हालांकि हर राजनीतिक दल जब जीतते हैं, आपको याद होगा 2009 के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती थी, हार गई थी लोकसभा चुनाव, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे इस चीज को लेके कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। तो वो होता है, जो विपक्ष में होता है हमेशा बदनाम ईवीएम ही होता है, जनता के वाया ईवीएम बदनाम होता है कि ईवीएम हैक है, जनता ने तो वोट डाला है। खैर ठीक है। ऋषि, आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल किसके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले? क्योंकि एक मजबूत विपक्ष भी आया है, लोग सरकार देख रहे हैं, सरकार हालांकि देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस का ओवर से ज्यादा स्टूडेंट की हूँ। आई है। देखिए मैं जी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, आपने मेरे जी इंट्रोडक्शन में भी कहा। तो जी मजबूत विपक्ष आप किसे देखते हैं? जब आप बिल्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के बिल होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बिल, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी बिल और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी बिल। स्पेशल मेजॉरिटी बिल में सबसे ज्यादा वोटिंग की जरूरत होती है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 403 का कितना होगा? 272 सीटें कितनी है बीजेपी के पास? 250 अराउंड 272-73 सीट है। उसके बाद जो 2 अन्य 273 है जीते बीजेपी हैं, के पास। उसके बाद जो 2 अन्य जीते हैं, राजा भैया और वो उनके भी वाले भाजपा में कैंडिडेट, शामिल होंगे, वो जहां भी तक हम आप समझ रहे हैं। वो भी भाजपा का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि अखिलेश से जी उनकी बनती नहीं है, मायावती एंटी से है। उनकी बनती नहीं है, ये बहुत पुराना जी वो है। जी तो जी आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि विपक्ष मजबूत आ गया है? विपक्ष तो आया ही नहीं है इस बार भी। 272 वोट भी अगर चाहिए होगा तब भी बीजेपी कोई भी बिल पास करवा लेगी। नहीं, एक होता है ना संख्या बल, पहले कहा पूरा विपक्ष मिला के 78 संख्या था बल जिसमें किसे कहते मायावती हैं? थी। यहाँ संख्या बल अगर इनकी 10-15 सीटें और ज्यादा रहती, जी 15 सीटें इनकी और ज्यादा होती, तब तो आप कह सकते थे संख्या बल। जी अभी भी जी जी संख्या जी बल में ये कमजोर है। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से भाजपा ने 227 सीटें जीत ली हैं, 28 पे लीड कर रही है। वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 88 जीत चुकी है और 23 पे लीड कर रही है। बाकी इनके साथ के गठबंधन वाले दल है, तो अभी कुछ सीटों पे लीड कर रहे हैं और कुछ पे जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताइएगा कि अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं हाथ मिलाने का स्वभाव, मतलब गलत जाता है क्या? जब भी वो हाथ मिलाते हैं किसी से, हमेशा नुकसान में चले जाते हैं।
2017 में 2 लड़कियां हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव प्रखर आपको फिर से अखिलेश रोकना यादव चाहूंगा। का हाथ ना मिला नहीं के प्रखर आपको रोकना चाहूंगा अखिलेश कि यादव सिराथू से जो पल्लवी पटेल जीती है, अनुप्रिया पटेल की बहन है, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के गठबंधन में राज डालेगा कि और ठीक है। अनुप्रिया ऐसी बात भी चल रही है कि अनुप्रिया पटेल शायद जी। अपनी बहन से मिलने के लिए गई है। अभी मैंने ब्रेकिंग जी। देखा, एक पिंक के जी। हवाले से खबर आई कि अनुप्रिया पटेल अपनी बहन से मिलने के लिए गई है। वहीं सिराथू में दंगे चल रहे हैं। प्रखर आपको आ रही है हमारी आवाज? जी आ रही है। मेरा सवाल ऋषि जी आपसे था, शायद मैं भूल गया दीपक के इंटरप्शन की वजह से। दीपक से सवाल दीपक था, कुछ बता मेरे रहे से थे, हम सवाल दोबारा था, में दीपक जी बताएंगे। जवाब दे रहे थे। जी जी कुछ बता रहे थे आप। दीपक जी बता रहे थे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की दीपक बात जी कुछ हो रही बता थी। रहे थे आप। नहीं, मैंने बता दिया, मैं आपको बता रहा था कि वही विपक्ष पे चर्चा सिराथू हो से रही जो डेप्यूटी सीएम है वो हार गए हैं और हाँ, अनुप्रिया हाँ। पटेल की बहन समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत गई है। ये कहीं ना कहीं एनडीए के गठबंधन में राज नहीं होगा, क्योंकि अपने घर में वो बहन को मनाने में नाकामयाब रही और उनकी बहन कहीं ना कहीं डेप्यूटी सीएम को हराती है। और उसके बाद अगर अनुप्रिया पटेल को मलाईदार पद मिल जाता है, कोई अच्छा पद मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं अंतर करे तो बीजेपी में स्टार्ट हो ही जाएगी। नहीं, इस क्योंकि बार डेप्यूटी देखा सीएम जाए का तो हारना जो एक पिछड़े तबके से आते हैं, एक बड़ी आबादी को, अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ के जाने के बाद अगर केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं तो कई मायनों में कयास लगाए जा सकते हैं, क्या इनको एमएलसी के थ्रू दोबारा डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा या फिर इन्हें बैकडोर से राज्यसभा का रास्ता दिखाया जाएगा। मतलब यूपी से दूर किया जाएगा कुल मिला के और इन्हें। या फिर घर पे बिठाया जाएगा। जी ऋषि। नहीं, एक चीज ये है इसमें कि जब आप बात करते हैं कि वहां के सिराथू का जातिगत समीकरण आप उठा के देखिए तो पटेल बाहुल्य इलाका है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कई जगहों पे कई बार जातिगत समीकरण ऐसे हो जाते हैं कि आपके अनुकूल जो रिजल्ट है वो नहीं रहता। दूसरी जो बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करके क्या सही करा या नहीं करा, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पल्लवी पटेल का ही। पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य को हरा देती हैं, ये भी एक बड़ा वो है। और अगर पल्लवी पटेल अकेले नहीं हरा पाती और सपा अकेले नहीं हरा पाती, तो उन्होंने गठबंधन ना किया होता तो 50 से अंदर सिमट जाते, करहाल हार जाते वो। जी अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव को पार्टनरशिप करना नहीं आता क्या? नहीं मतलब जैसे 2017 में 2 लड़के आए, ठीक है, कांग्रेस 2017 में भी उतना ही स्ट्रगल कर रही थी जितना 2012 अखिलेश यादव अभी 2022 में। ट्रायल पे चल रहे हैं। जी अखिलेश यादव अभी ट्रायल मेरा पे सवाल पूरा होने दे ऋषि, मेरा सवाल पूरा होने दे। 2017 में उन्होंने अखिलेश से हाथ मिलाया, सत्ता गंवाई। 2019 में उन्होंने मायावती से हाथ मिलाया, ज्यादा फायदा मायावती को मिला उनके हाथ मिलाने का। और अभी 2022 में जयंत यादव से पश्चिमी यूपी में हाथ मिलाया। 2017 में जयंत यादव की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल की 0 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, और इस बार 8 सीटें आई हैं। तो अखिलेश यादव जिससे हाथ मिलाते हैं उसकी तो किस्मत खुल जाती है, लेकिन अखिलेश यादव की बंद हो जाती है क्या? जी हर्ष, आप बहुत देर से उंगली उठाए हैं। जी मैं ये सबसे आपकी पहला जवाब सवाल जो दें, आपका था, सबसे पहला सवाल जो आपका था, मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या विपक्ष की भूमिका खत्म हो गई है या इस बार विपक्ष जो है थोड़ा हावी होगा। तो सबसे पहली बात, जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका भी जवाब इसी में सम्मिलित है कि एक चीज जो जल्दी खत्म जी करें। जी जी अखिलेश यादव एक चीज कहा करते थे जब वो 12 से 17 के कार्यकाल में आए, तो उसके बाद अभी जब वो लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि पिछली बार जब मैं आया था तो उस वक्त मैं समझने में रह गया कि सरकार चलाना कैसे है। उस वक्त बहुत सारे लोग थे, उनके चाचा जी थे, आजम खान थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस था, तो मैं समझ नहीं पाया कि सरकार चलाई कैसे जाती है, इसलिए मैं उस हिसाब का बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। तो अभी जैसा भाई ने एक प्रोस्पेक्टिव ये रखा था कि क्लियर मेजॉरिटी जो पास होती है, मतलब बिल की जो बात कही थी, वो एक प्रोस्पेक्टिव है। एक प्रोस्पेक्टिव ये है कि जब वो सत्ता में थे तो सत्ता की समझ नहीं थी उन्हें, अब वो विपक्ष में है तो अभी 5 साल लगेगा उन्हें विपक्ष समझने में, अच्छा, कि विपक्ष में कैसे काम होता है, ठीक है। तो वो 5 साल अभी विपक्ष को समझेंगे, उसके बाद फिर विपक्ष की भूमिका में अगली बार आएंगे।
तो अगर भगवान ने चाहा तो ये बिल्कुल गलत है। अभी राहुल बिल्कुल भैया गलत को सुनते बहुत देर से राहुल भैया कुछ बोलना चाह रहे थे और तो बोल नहीं पाए, नहीं, ठीक है? और दूसरे सवाल का भी जवाब इसी में सम्मिलित करके दे दूं पहले मैं, उसके बाद। जल्दी दे दीजिए, हाँ, जल्दी। और दूसरी चीज आपने ये बोली कि जो छोटे छोटे पार्टियों से ये गठबंधन करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसा काम क्यों करते हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलने का क्या तुक था, मुझे समझ में नहीं आता। ओम प्रकाश राजभर वो ऐसे नेता है जो कुछ भी कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि हमारे बिरादरी के लोग जितना पी के पेशाब कर देते हैं, वो ऐसे नेता है। वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ट्रिपलिंग फ्री कर देंगे हम। तो वो ऐसे नेता, ऐसे लोगों के साथ, कहा था। तो वही चीज, अगर ऐसे नेताओं के साथ अगर वो गठबंधन करेंगे तो उनका भी हाल वही होगा जो उनका होता आया है। और अभी उन्हें जैसा कि आपने विपक्ष की बात कही, तो विपक्ष समझने में उन्हें 5 साल लगेगा, फिर वो विपक्ष को अच्छे से समझ पाएंगे। जी ठीक। चिराग, आते हैं आप पे। राहुल भैया बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका कनेक्शन भी आ रहा है जा रहा है। एक बार राहुल भैया को सुन लेते हैं, फिर आप पे आएंगे, ठीक है? राहुल भैया फिर चिराग। राहुल भैया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पत्रकार महोदय हर्ष हैं, वही है जिन्होंने यूपी इलेक्शन का ट्रिपलिंग बाइक पर बैठ के कवर कर दिया और कह रहे हैं कि ट्रिपलिंग करना सही नहीं है। देखिए, वो बात की बात है, मगर उन्होंने अपनी राय रखी है कि हमारी सरकार बनती अब तो वैसे अब तो वो कहीं नहीं रहे। और दूसरी चीज मैं एक बताना चाहूंगा कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ समाजवादी पार्टी का, मगर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। प्रवक्ता की बू आ रही है मगर आपसे, प्रवक्ता की बू आ रही है। देखिए प्रखर जी भी ऐसे कर रहे हैं, प्रवक्ता की बू आ रही है आपसे। हर म्यूट रखिए, अपने आप को म्यूट रखिए। मैं ये कह रहा था कि आप प्रवक्ता नहीं है भैया, 1 सेकेंड ऑफ करना। राहुल सिंह प्रवक्ता नहीं है, लेकिन प्रवक्ता की बू आ रही है। आप भी ऐसे कर रहे थे अभी, तो प्रवक्ता की बू आ रही है। जी, टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हर्ष, आपके समय पे किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, बेहतर होगा आप राहुल भैया को इंटरप्ट ना करें और उन्हें बोलने दें। राहुल भैया बोलिए आप। हर्ष म्यूट कर लीजिए। जी नहीं, देखिए, अगर विपक्ष की बात हो रही है तो वो विपक्ष में रहने नहीं वाले। ये चुनाव वो हार गए। मैं इसे क्या समझूं, जनता ने उन्हें क्यों नहीं चुना मुझे नहीं पता, मगर मैं एक चीज राहुल भैया, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, नेटवर्क में आए आप थोड़ा। लगता है राहुल भैया से कनेक्शन टूट गया। ठीक है राहुल भैया, फिर से आएंगे आप पे। चिराग, तुम कुछ कहना चाह रहे थे, बोल सकते हो। मेरी आवाज आ रही है? पीछे राहुल भैया नजर आ रहे हैं। अच्छा राहुल भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि हर्ष ने बात की कि समाजवादी पार्टी छोटे छोटे जो पार्टीज हैं, चाहे वो सुरेंद्र पार्टी हो या आरएलडी हो, तो इनको साथ में लेके क्यों चलती है। इसके पीछे कारण ये है कि समाजवादी पार्टी का जब आप नाम देखेंगे तो वो समाज को लेकर के साथ में चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सारी पार्टियां एकजुट होंगी तो समाज कहलाएंगी। तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि समाज को लेकर साथ में चलना है, जो कि काम ये बीजेपी नहीं करती। समाजवादी पार्टी ही है कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं फिर से एक बात दोहरा दूं, ऐसा नहीं है। बीजेपी पूरे भारत को साथ लेके चलती है। यहाँ बैठा कोई भी वक्ता प्रवक्ता जो भी, हम आपको कोई टैग नहीं दे रहे, आप खुल के अपने विचार रखिए। वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। आप बोलने दीजिए। हमारे साथ वो कह देते हैं। नहीं, एक चीज जैसा कि अभी राहुल सिंह ने जो कहा ना अभी कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का नाम ही है समाजवाद, तो समाज को लेके चलती है। दरअसल समाजवादी पार्टी का नाम जो है समाजवादी पार्टी समाजवाद, तो वो एक समाज के लोगों के लिए है, वो यादव समाज के लोगों के लिए है। आपको अगर खुल के कहूं तो मैं वैसे तो बीजेपी ठीक है, अब है ना, नहीं, कहाँ ऐसा कहा गया है। बहुत टाइम दिया गया और आप दोनों ने अपने टाइम में बहुत बोल लिया है। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, भैया इन दोनों का माइक अभी बंद कर दे फिलहाल। अभी हम चिराग पे जा रहे हैं, चिराग ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है। देखिए, का माइक म्यूट कर दे फिलहाल। जी चिराग बोलिए, आपको कहना चाह रहे हैं। मैं कह दूं कि यूपी में मैंने पहले भी कहा 403 सीटें हैं। मेरे को इतना मतलब नहीं इंटरेस्ट यूपी के इलेक्शन में आप सबको है,
लेकिन उसमें मेरे को जहां तक मुझे दिखा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने काफी जनसमूह इकट्ठा किया। और प्रखर जी, मैंने आपको खुद देखा, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, जहां लोगों से पूछा आपने मजा आ रहा है आपको, लोगों को मजा आ रहा था, उनको देखने में लोग उनकी झलक पाना चाह रहे थे, लेकिन वो लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर पाए। जैसे कि दीपक भाई ने कहा, वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर होता है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, इतनी भीड़ थी उनके पास, वो चाहते तो इन्फ्लुएंस करके लोगों को अपनी ओर ले सकते थे। जहां उन्होंने 132 सीटें या भीड़ जितनी वोट में परिवर्तित नहीं हुई आपके कहने के हिसाब से। हाँ जी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मैं अभी सुबह भी एक शूट करके आया हूँ एक प्रोग्राम, अभी एक और शूट, एक ये शूट दूसरा मैंने कर रहा हूँ, सुबह मेरा एक शूट हो रहा है। आप यहाँ पे तो बोलिए। आप सबको मैंने बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम करा, बट मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरा एक शूट सुबह हो रहा है, तो उसके लिए मैं इजाजत चाहूंगा। 7 हो गए हैं, आप सब लड़ते रहे, काफी अच्छा लगा आपको ज्वाइन करके। ये बड़े पत्रकार हैं यार। आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा ना अभी पीछे दीपक भाई ने कि मतलब आम आदमी पार्टी का कोई विपक्ष नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर बादल जी गेम ना करते ना इस्तीफा वाली, तो शायद वो जीत सकते थे, लेकिन आज वो बादल जी तीनों सीटों से हारे हैं। बठिंडा, पटियाला और ये भानी सीट जो पंजाब की है, वो तीनों सीटों से हारा बादल परिवार। सीटों से लड़ रहे थे वैसे, मैंने सुना 3-4 सीटों से लड़ रहे थे वो। 3 सीटों से लड़ रहे हैं सर। अच्छा, 3 सीटों से लड़ रहे थे, बड़ी बात है ये भी। मैं डाटा का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको बेशक। वो 3 सीटें, और केजरीवाल जी ने दावा किया था कि वो तीनों सीटें हारेंगे, 90+ सीटें आएंगी। एक चैनल पे जाकर उन्होंने दावा किया था, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, चैनल पे जाकर दावा किया था, उन्होंने लिख के दिया था कि 90+ सीटें आएंगी। तो वो एक आत्मनिर्भर सरकार उन्होंने बनाई है, एक अच्छे से उतरेंगे पंजाब में, और देखते हैं जो जो काम होते हैं। धन्यवाद, मेरे लिए इतना ही। ठीक है, चलिए चिराग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन जी धन्यवाद। दीपक, मैं चाहूंगा अब आप अपने सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाओ। मुझे भी लगता है और साथी पे जो इनको देर हो रही होगी, हम चाहते हैं थोड़ी और चर्चा हो, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये भी मुद्दे थे चुनाव में, जहां भी हम गए। हर्ष और राहुल, देखिए प्रखर, अभी आपने महंगाई की बात की तो मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, आज से 2-3 दिनों के बाद क्रूड ऑयल्स के दाम में आग लगने वाले हैं, पेट्रोल महंगे होने वाले हैं, डीजल महंगे होने वाले हैं। अब नहीं पता बुलडोजर कौन सी पेट्रोल से चलेगी, जो महंगाई के जमाने में योगी आदित्यनाथ कैसे बुलडोजर चलाएंगे। हाँ, वो सरकार में है, उन्हें फ्री फंड का, जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे मिलते हैं, वो बुलडोजर चला लेंगे उस पेट्रोल से, बट आम जनता के लिए राहत की कोई भी खबर नहीं आने वाली है। जैसा कि हमने देखा था अभी कुछ दिनों पहले, देखा था प्रखर, कि इतनी महंगाई होने के बावजूद भी, पेट्रोल और डीजल शतक लगाने के बावजूद भी, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में शतक लगाने के बावजूद भी बीजेपी को इतनी बड़ी मैंडेट मिलती है। ये बात कहीं ना कहीं आत्मचिंतन के लिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबके लिए है कि अगर बीजेपी को इतनी क्लियर मैंडेट मिल रही है महंगाई के बावजूद भी, तो इलेक्शंस में ना ही किसान आंदोलन मैटर करता है, ना ही महंगाई मैटर करता है, ना ही कोई भी बात कह लीजिए। इलेक्शन में सिर्फ मैटर किया मेरे हिसाब से राम मंदिर, हिंदुओं को एकजुट करने किया, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये गाना काफी हद तक बीजेपी के लिए, बीजेपी के हर एक समर्थक के जुबान पे चला रहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही गाना कहीं ना कहीं बीजेपी के सरकार बनाने में फुल फ्लेज तरीके से मदद की। अगर कह सकते हैं कि पेट्रोल अगर जनता की वोटर्स थी, तो ये गाना कहीं ना कहीं गाड़ी में मोबिल का काम किया है, जिससे गाड़ी स्मूथली चल सके। अच्छा, नहीं, एक चीज कहा जाए, राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा चाहती तो और उग्र तरीके से अपनी रैली, जनसभाओं में उठाती, पर मुझे लगता है ये गाना जो था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना ही काफी हद तक बहुत रामबाण साबित हुआ भाजपा के लिए। क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, राम मंदिर के मुद्दे को उतना बढ़ चढ़ के नहीं उठाया भाजपा ने। प्रखर, राम मंदिर का शिलान्यास की अगर आप तारीख देखेंगे तो 2024 में रखी गई है, शिलान्यास बोल रहा हूँ, लोकार्पण की, और 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर 2024 तक तैयार हो जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल स्टंट्स है 2024 के रखी गई है, और 2024 की चुनाव का रास्ता यूपी में बनकर तैयार हो चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इसका फीता काटेंगे और नरेंद्र मोदी को दोबारा संसद चुनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। प्रखर, ठीक है, सवाल ऋषि आपसे मैंने जो पूछा था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। नहीं, मैं जो है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए।
जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो गाना बजा पूरे चुनाव में भाजपा की रथ यात्रा के दौरान और चुनावी रैली में, रोड शो में, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना काफी काम किया क्या? क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया प्रधानमंत्री मोदी जब आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, जब आप ऋषि एक साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ऋषि एक मिनट, जैसे मैंने जितना ऑब्जर्व किया, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, किसी ने राम मंदिर के मुद्दे को उतने उग्र तरीके से नहीं उठाया पूरे चुनाव में, लेकिन सिर्फ ये गाना बजता रहा उनकी रैली में, रोड शो में, और ये गाना ही काम कर गया। क्या रामबाण साबित हुआ क्या ये गाना? जी ये मैं वही पुराना दिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 की टेबल जब आपको याद करवाई जाती थी तो गा के याद करवाई जाती थी। इस गाने ने ऐसा काम किया कि लोग सोते जागते गुनगुनाने लगे, सोते जागते गुनगुनाते। प्रखर ये भी हो सकता है कि इस गाने को, गाने वाले को एमएलसी का टिकट देकर मंत्री ना बना दिया जाए, क्योंकि खेरा होबे जो गाना बंगाल में ममता बनर्जी के लिए गाया गया था, उसे टीएमसी का कार्यकर्ता बना करके एक अच्छी पदवी दे दी गई। तो ये भी हो सकता है कि इस गायक को एमएलसी का टिकट दे करके मंत्री ना बना दिया जाए। ठीक है, ऋषि को सुनते हैं। जी ऋषि। तो इस गाने ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और देखिए गाना तभी बनेगा जब वो कार्य होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल प्ले किया कार्य ने, और कार्य पे बने चीजें, बहुत वेरियस चीजें बनी, तो उसने काम किया। गाना एक ये भी बना था कि यूपी में काबा, उसने काम नहीं किया। बहुत पॉपुलर हुआ था ये। उसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चीज थी ही नहीं। लोग जानते थे कि यूपी में बाबा, तो यूपी में ही बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा। तो आप जब कार्य करेंगे तो उसी की चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्य करना भी जानती है और उसको प्रमोट करना भी जानती है। प्रमोट करना तो बहुत अच्छे से जानती है, कहे तो गलत नहीं होगा। इसमें गलत भी नहीं है, प्रमोट करना भी चाहिए। जो कार्य नहीं करती है उसे भी प्रमोट कर देती है। जो बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को छूने से डरती थी, कोर्ट का सहारा लेकर के राम मंदिर बनवाती है, वो बीजेपी अब इस राम मंदिर को बनाने में, वोट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये बात तो सब जानती है, क्योंकि अगर बीजेपी के पास फुल मैंडेट था, चाहती तो अध्यादेश ला करके राम मंदिर बना सकती थी, परंतु बीजेपी ने कोर्ट का सम्मान रखा। कोर्ट का सम्मान इसीलिए रखा क्योंकि बीजेपी गिले पसरे में नहीं पड़ना चाहती। अब देखिए प्रखर, सोचने वाली बात है, निर्णय है कोर्ट का, क्रेडिट जाएगा बीजेपी को। ठीक है, ठीक है ऋषि, आप कंप्लीट कर ले, फिर हर्ष पे जाएंगे। हर्ष कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से कार्य किया है, उसको प्रमोट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते बीजेपी वाले, और कमी छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इससे आपको कार्य करने की भी मोटिवेशन मिलती है, और जनता भी आपके कार्य को अच्छे से समझ जाती है। तो इसको मैं एज अ मीडियम, एज अ प्रमोशनल मीडियम देखता हूँ बस। और मैं इसको ही नहीं मानता कि सिर्फ इसी वजह से यही रामबाण साबित हो गया। रामबाण साबित हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, रामबाण साबित हुआ है जो राशन वितरण, रामबाण साबित हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, रामबाण साबित हुआ योगी आदित्यनाथ का वो भगवा। बस ठीक है। देखिए रामबाण तो अभी जो कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ जो वो प्रशासन ने खिलवाड़ करके, जब वो दलित बच्ची का रेप हुआ था और उसको जिस तरीके से जलाया जाता है, उसके बाद जो वो हाथरस कांड आपको याद होगा, अभी भी वो भी रामबाण साबित नहीं कर पाए लोग, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी खुद हाथरस तक मार्च किए थे, और शायद उन सब बातों को लोगों ने याद नहीं रखा, जिसके बावजूद भी बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिल गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक, ठीक है। हर्ष, महंगाई, बेरोजगारी पे किस तरीके से सरकार काबू करने की कोशिश करेगी आने वाले 5 सालों में, जो अभी भाजपा का उत्तर प्रदेश में दोबारा से कार्यालय रिट्रीव हुआ है, कहे तो? जी देखिए प्रखर, मैं एक बात कहना चाहूंगा सबसे पहले तो आपके सवाल पे आने से पहले कि बीजेपी का जो, अगर मैं कहूं कि बीजेपी पिछली बार 300 प्लस थी, 302, सिर्फ बीजेपी 300 प्लस थी, 302 सीटों पे थी। इस बार सिमट गई है कुछ कम सीटों पे। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे का रीजन ये है सर, सिमटना कैसे जाएगी? सिमट गई मतलब पिछले बार से कम सीटों पे सिमटी है जी। मतलब कहूं तो पिछली बार से कम सीटें लेकर आए हैं। तो हर जी सीटें घट गई है, सिमटी नहीं है जी। हाँ मतलब चलिए ठीक है, 300 तक नहीं पहुंची, 260 में सिमट गई, ये ठीक है। तो चलिए, फिर से आपने सिमट गई कहा है,
और 260 पे आ गई। दीपक दीपक हर्ष को बात रखने दे अपनी। जी हर्ष। हाँ 260 में सिमट गई है, ठीक है। फिर तो सिमट अब गई ये मतलब। कहूं, अरे सिमटने दीजिए यार, नहीं ठीक है, क्योंकि ठीक है, 300 नहीं पहुंची, इसी वजह से मैं ये वर्ड यूज कर ठीक रहा है, हूं। बिल्कुल और ठीक है, 300 कंटिन्यू नहीं करें। पहुंचने के रीजन मेरे को ये लगता है, सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ रहा है तो इस बार ये एक बहुत छोटा सा मुद्दा था, जो ग्रामीण क्षेत्रों का मुद्दा था, वो था सांडों का मुद्दा। जहां भी हम ग्रामीण क्षेत्र में घूमे हैं, वहां पर किसान परेशान थे। किसान ये कह रहे थे कि हमें 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 50 क्विंटल सांड चर जा रहे हैं। तो ये मुद्दा लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। तो इसके अगर बीजेपी आती है, फिर आ तो गई है, बीजेपी आ गई है, अगर इस बार अगर बीजेपी को कोई काम करना है तो सबसे पहले जो उनको बीजेपी ने जो ये कहा था कि कत्ल खाने बंद करवा देंगे और गौशालाएं खुलवाएंगे, कत्ल खाने बंद करवा दिए गए, लेकिन गौशालाओं के लिए जितना फंडिंग दिया गया उतनी फंडिंग आई है, एमएलए के पास आई है, लेकिन एमएलए ने नहीं काम कराया है। हर क्षेत्र में गौशाला बननी थी, लेकिन गौशालाएं नहीं बनी है। गौशालाएं बनी है, लेकिन वहां पे चारा नहीं है, वहां पे गाय सांड ऐसे ही मर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी सबसे पहले आकर अगर गौशालाओं का जो तंत्र जो इन लोगों ने कोशिश किया था बनाने का, अगर उसको ठीक कर पाए तो सबसे पहला कार्य तो ये करना चाहिए, क्योंकि निचले स्तर पे अगर देखा जाए तो जो खेतीहर हैं, जो किसान है, वो बहुत परेशान है, और वाकई में बहुत परेशान है। हमने खुद देखा कि बाबा जी के सांड कह के बुलाया जाता है उन्हें, और पूरी तरह से चर जाते हैं वो खेतों को। दूसरी चीज ये है कि एनटीपीसी के दूसरी चीज ये है कि एनटीपीसी के छात्रों के ऊपर जिस तरह से लठ बरसाए जाते हैं, वो भी एक तरीके से गलत कार्य हुआ है। अगर कोई अगर इंसान अपने सरकार से रोजगार नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? एक चीज मैं कहूंगा, बीजेपी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के एवज में जो खाकी वर्दी को ज्यादा पावर दे दिया बीजेपी ने, वो कहीं गलत साइड भी दिखा रहा है। चाहे वो हम हाथरस वाला कांड ले जो बेटी को रात में जला दिया जाता है बिना माँ बाप के परमिशन के, चाहे हम गोरखपुर वाला कांड ले जहां पर कुछ पुलिस वालों के दबाव में आकर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, चाहे हम उस महिला की बात ले जो सुसाइड कर लेती है एक खाकी वर्दी के दबाव में आके। तो ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के एवज में खाकी वर्दी को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया है, उसको थोड़ा धीम करने की जरूरत है। एनटीपीसी के छात्रों और टेट की परीक्षा जिस तरह से रद्द हुई है, कह देते हैं कि 4 लाख भर्तियां हुई हैं, लेकिन धरातल पे 4 लाख भर्तियां नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी ये सरकार बना रहे हैं, इनकी अच्छी कुछ काम अच्छे लगे होंगे लोगों को, बूथ लेवल तक कार्यकर्ता है इनके पास। दूसरे कार्यों पे ये जीत गए हैं, लेकिन जो कार्य ये नहीं कर पाए हैं उन कार्यों को, 3 कार्य यही है, सांड पहला, दूसरा रोजगार, और तीसरा कहें तो खाकी वर्दी से थोड़ा पावर खींचना जरूरी है। 3 काम करेंगे। मैं बोलूं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हम आखिरी पॉइंट ले रहे हैं, इसके बाद इस डिस्कशन को यही खत्म करेंगे। मेरा सवाल ऋषि आपसे ये है, आप पे आएंगे, फिर दीपक और राहुल भी आप पे भी आएंगे। मेरा सवाल ऋषि आपसे ये है कि अगर क्या अब तो आ चुकी है भाजपा सरकार से क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि भाजपा सरकार जो अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई थी, वो अभी के 5 साल के कार्यकाल में करे? जी देखिए, मैं ऐसी कोई चीज नहीं मानता कि जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में भाजपा कर नहीं पाई। बात रही रोजगार की, तो ये जो YouTube चैनल आप चला रहे हैं, इसको आप रोजगार मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं, अभी तक पैसे नहीं मिलते, हम नहीं मानते। स्वरोजगार अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है सर। मानिए, अगर आप स्वरोजगार है हमारे लिए। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? अगर आप सरकार ने लोगों के लिए क्या किया? दीपक अपने टर्न में बोलेगा, ऋषि को इंटरप्ट मत करिए। जी ऋषि बताइए। बात सुनिए प्रखर, अगर आप किसी भी चीज से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो चीज आपकी रोजगार हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, दुनिया की सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी बनी सैमसंग। सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा प्लांट खोला नोएडा में।
उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो नोएडा आने का काम करती हैं। फिल्म सिटी मुंबई में हुआ करती थी, मुंबई में ही सारी चीजें थी। इतने बड़े बिजनेस को, बॉलीवुड को शायद तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है इंडिया का, उस पूरे सेक्टर को उठा के नोएडा में रखने का जो काम योगी सरकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं रोजगार को ही प्रमोट कर रहा है। आपको ये धारणा बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है। क्या सिपाही ही रोजगार होता है? एक किराना चलाने वाला, जो आपको पता होगा कि जो विधानसभा इस बार सदर प्रतापगढ़ से हूं मैं, और वहां से जो विधानसभा जीते हैं वो कोई सरकारी नौकर, IAS, सिपाही, दरोगा नहीं थे। वो रसमलाई बेचते थे, और रसमलाई बेचते 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 उन्होंने संघर्ष किया और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कहीं भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज अगर दी जा रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दी जा रही है और योगी जी की सरकार में दी जा रही है। एक लाइन में भाई को मैं सिर्फ एक लाइन प्रखर, सिर्फ एक लाइन में मैं भाई को उत्तर देना चाहूंगा जी। सिर्फ एक लाइन ऋषि जी, बस एक लाइन में आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई आपने जो कहा कि रोजगार का मुद्दा जो है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि रोजगार का मुद्दा नहीं है। जैसा कि आपने कहा फिल्म सिटी लाने की बात जो आपने कही, वो कार्य अभी अलॉटमेंट शुरू हुआ है, अभी कार्य में बहुत टाइम है। बीजेपी ने सिर्फ कार्यों को शुरुआत किया है, चाहे वो गोरखपुर में मेडिकल हॉस्पिटल बनवाना हो, चाहे एम्स खुलवाना हो, सिर्फ अभी पेपर पे है और अलॉटमेंट चल रहा है। ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा, आप बलिया में देखिए, बरेली में देखिए, प्रतापगढ़ में देखिए, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं और इस बार उनके अभी खुल ही रहे हैं, तो मान सकता अभी हूं खुल ही रहे सारे ऐसे कार्य हैं। और उसके बाद जो आपने बात की जी, जो आपने नोएडा में फिल्म सिटी की बात की, फिल्म सिटी में अभी बहुत टाइम है। जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें आप, तो जेवर एयरपोर्ट में भी अभी टाइम है। एक करके बात रखें, उपलब्धि तो 5 साल में नहीं किया, 5 साल में काम नहीं हुआ है, अंत में बस शिलान्यास हुआ है। आप दोनों के क्लोजिंग कमेंट ले लिए गए हैं, दीपक और राहुल को मौका देंगे, उसके बाद ये डिस्कशन यहीं पे खत्म करेंगे। जी दीपक। राहुल जी बोल रहे हैं तो वाइंड अप कर दूंगा। राहुल जी चुनाव जीता गया, पहला हिंदुत्व वाली घुट्टी, दूसरा सरकारी ये राशन बंटवाना, और राशन के बजाय मैं तो ये कहूंगा महंगाई कम कर दे, जनता खुद ब खुद खरीद के खा लेगी। या तो फिर चलिए महंगाई मत कम करिए, आप रोजगार दिला दीजिए, उसी से आदमी अपना पेट भर लेगा। और रही बात सरकारी नौकरी की, ये जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं ऋषि जी, मैं आदरणीय, आप शायद बड़े होंगे मुझसे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे आपके कहने के हिसाब से तो जो लड़के तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, दिन रात भर लगे रहते हैं, पढ़ाई खाते हैं, लाठी खाते हैं, तो शायद वो सारे बेवकूफ होंगे। मुझे तो लगता है उन्हें अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी छोड़ देनी चाहिए, उनको भी फिर प्राइवेट में ही घुस जाना चाहिए, है ना? यही बेहतर होगा, सरकारी नौकरी खत्म ही कर दे। ठीक है राहुल जी, आपकी बात ले ली हमने, काफी क्रांतिकारी विचार आपके। दीपक, आप क्या कहोगे, आप कि इस 5 सालों में योगी सरकार क्या कुछ अधूरा रह गया था पिछले 5 सालों में? जैसे कि बेरोजगारी और महंगाई अब भी मुद्दा है, भले वो जीत के आ गए लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, तो इस पर आप क्या पॉइंट रखोगे? और साथ ही मैं आपके लिए मुद्दा बता रहा हूँ, अयोध्या तो बस झांकी है। दीपक, साथ ही मेरी ये गुजारिश है कि ये पूरा प्रोग्राम आप क्लोज भी करें साथ में। जी प्रखर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बीजेपी का जो प्लान है वो ये है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसी के नाम पे 2024 लड़ा जाएगा और इसी के नाम पे 2000 जो अगले जो चुनाव होंगे 2027 में वो लड़ा जाएगा। 2027 के चुनाव और 2024 के चुनाव अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नाम पे लड़ा जाएगा। और जैसा कि भाई बता रहे थे कि जिस किसी चीज से भी आपको अगर मतलब वेल्थ या फिर पैसा अर्न हो रहा है वही एम्प्लॉयमेंट है, तो जनाब ऐसे में तो फिर सरकार चुनने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोक्रेसी में आ जाते हैं, खुद ही रूल करते हैं, खुद ही पैसे कमाते हैं। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने एक साधन दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपना स्वरोजगार नहीं कर सकता है, सरकार उससे एम्प्लॉयमेंट करवाएगी। तो नरेगा जैसी स्कीम जो कांग्रेस लेके आई थी वो स्कीम तो बेकार है, क्योंकि उसमें गारंटी एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है कि लोगों को गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
तो जो रोजगार के लिए अगर हम खुद जिम्मेदार है तो फिर सरकार हम क्यों चुन रहे हैं? सरकार को तो फिर बैठ के ताली बजाना चाहिए, एकदम प्लानिंग कमीशन को तो फिर बंद कर देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ भी चीज प्लान ही नहीं हो, लोग हर एक चीज खुद ही कर लेंगे ना प्रखर जी। लोग अपने लिए हर एक कानून भी फिर खुद बना लेंगे। जब लोग अपने लिए खुद कमा ही लेंगे, सरकार हमें हमारे काम करने का पैसा देती है, सरकार कोई मुफ्त का पैसा नहीं देती सरकारी नौकरी में। लोग खटते हैं, लोग अपने मेहनत से मेहनताना मांगते हैं, उसके लिए सरकार नौकरियां नहीं निकालती है। मैं बात आप सेमी प्राइवेट कर दो, मैं भी जानता हूँ कि सरकारी में अगर आप जॉब्स नहीं दे पा रहे तो सेमी प्राइवेट कर दो, सेमी गवर्नमेंट कर दो हर एक सेक्टर को, आप वो तो कर सकते हो ना। अब ये कह दो कि आप प्राइवेट में पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो अगर एमबीए का स्टूडेंट अगर पकौड़ा तल रहा है और हम लोग इतनी मेहनत करके मान लीजिए कि हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस हो गया, तब अगर सक्सेस नहीं हुआ तो हम लोग की जर्नलिज्म की डिग्री तो दांव पे लग जाएगी ना। हालांकि हमारा जो फील्ड है वो प्राइवेट सेक्टर में आता, बात अलग है, पर ऐसे ही कितने रोजगार है जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उम्र निकल जाती है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र जनरल कैटेगरी में आते हैं, उम्र निकल जाती है उनकी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद। अरे आप लिमिटेड सीट्स ही निकालो, लेकिन एग्जाम टाइमली कंडक्ट करवा लो। ये अपेक्षाएं रहती है सरकार से लोगों की, जो जिस पर सरकार खड़ी नहीं उतरती है। मैं आपको वाइंड अप करने के साथ बता देता हूँ, पंजाब का हाल था, पंजाब में 117 सीट थी, जिसमें से कांग्रेस को 18 सीटें मिलती दिख रही है। 59 सीटों का नुकसान कांग्रेस को, बीजेपी को 2, जिसमें से 1 सीटों का नुकसान। आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिलती दिख रही है, जिसमें से 72 सीटों का फायदा मिला है आम आदमी पार्टी को। उसके साथ अकाली को 4 सीटें, जिसमें 11 सीटें का उनको नुकसान, अन्य के खाते में आई 1 सीटें का नुकसान अन्य को। अब बात करते हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा वाली सीट की, बीजेपी को 48, जिसमें 9 का नुकसान। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस के खाते में आई 18 सीट, 7 सीटें का मुनाफा, सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ माफ कीजिएगा, 7 सीटों का मुनाफा मिला है कांग्रेस को। वहां पे कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर पिछले चुनाव के मुकाबले। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में क्लीन स्वीप कर रही है एक हिसाब से देखा जाए तो, और उत्तराखंड में खाता भी नहीं खोल पाई है। अन्य के खाते में आए हैं 4 सीट। वही बात कर लीजिए मणिपुर के, मणिपुर में कांग्रेस को 5 सीट, बीजेपी को 32 और अन्य के खाते में आई 23 सीट। मणिपुर का टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थे 60। बात कर लीजिए गोवा की, गोवा में बीजेपी को 20, 12 कांग्रेस को, अन्य के खाते में 12 और 4 आई है। इसी के साथ टीएमसी को भी, सबसे बड़ी बात देखना, गोवा में टीएमसी को भी 2 सीटें मिली है। इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा हमारा आज का जो ये था विचार विमर्श था कि जो इलेक्शंस 5 राज्यों के चुनाव थे, इस पर तो हमने अपने विचार और विमर्श रखे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हर्ष का, राहुल जी का, प्रकट आपका तो तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये कंडक्ट करवाया, हमें मौका दिया बोलने का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऋषि भाई का, चिराग चले गए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसी के साथ प्रखर आप आपसे अनुमति लेते हैं। मामला भड़का के अपने बयान से फिर बिना जवाब दिए चले गए। फिर मिलेंगे, ऋषि आते रहेंगे, काफी अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते सुनते हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े। आशा करता हूँ हमने एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन रखा होगा जो आप सबको पसंद आया होगा। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए WCG न्यूज को। आप सब भी बोल दो। चलिए लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें WCG न्यूज को, वरना प्रखर आपको खबरें नहीं बताएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरह की चीजें आती रहेंगी आपके लिए। हर्ष आपको WCG पे भी मिलेंगे वी नेशन वाले कंटेंट के साथ जी। अरे हम सारे कंटेंट यहाँ लाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।